हेलो अस्सलाम वालेकुम। जो लोग सोच रहे हैं, जी बिल्कुल मैं भी जिंदा हूँ, रफी भाई भी जिंदा हैं। ये भी सरप्राइज है, मैं भी सरप्राइज हूँ कि हमारी पॉडकास्ट के बाद अब तक हम जिंदा क्या कैसे हैं। आप लोग भी सरप्राइज होंगे। पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, पीएचडी कर रहे हैं अपनी, सब जानते हैं। टीपी के फेवरेट रफीउल्लाह काकड़ हमारे साथ वापस आ चुके हैं। कैसे हैं सर आप? जी शहजाद, क्या हाल है? कैसे? मैं तो फिर भी कैम्ब्रिज बैठा हूँ। आई होप आप ठीक है। एंड आई एम ग्लैड कि आप आजकल तो आपने काफ़ी आपके पॉडकास्ट रोज़ बरोज़ सख्त सख्तर होते जा रहे हैं। तो आई होप कि आपके एंड पे सब ठीक है। एक तरफ स्टेट हार्ड हो रहा है, एक तरफ हम हार्ड हो रहे हैं। तो हाँ, नहीं इधर तो फिर वो पूरे हार्ड में है, वो तो हाँ, जीत किसकी होगी वो तो बड़ी ऑब्वियस है, मुझे लगता पूरे है। पूरे पाकिस्तान में जुल्फिकार फार्मेसी खुली हुई है, सभी हार्ट चल रहे हैं आजकल। सर, हम डिस्कस तो करते रहते हैं, मसले मसाइल जो रोजमर्रा के होते हैं वो करते हैं। आपका एक बड़ा अच्छा पेपर, टेरिटोरियल ऑटोनॉमी एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, द बलोच एथनिक क्वेश्चन पोस्ट 18 अमेंडमेंट, आया था। मैंने सोचा कि यार इस पे खुद मैं एक वीडियो बनाता हूँ, फिर हमने सोचा आप ही आ गए हैं, आपसे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वाला जो है वो तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, मैंने भी वीडियोस बनाई है तारीख पर कि अच्छा बलूचिस्तान के कितने मरहले रहे हैं। बट बिफोर वी इवन गेट इनटू द निटी ग्रिटीज, 18वीं तरमीम पे जब आर्ग्यूमेंट हो रही होती है, अभी जब आर्ग्यूमेंट हो रही होती है कि इसको रिवाइज करें, बाजवा साहब ने तो बोल दिया था कि 1971 से भी बड़ा ब्लो है ये हमारे लिए 18वीं तरमीम जो आया है। अभी मिफ्ता साहब आए थे, उन्होंने एनएफसी पे भी डिस्कस किया। तो जो उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, बिफोर वी गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज, आप जब शुरू करते हैं पैसिफाइंग इफेक्ट ऑफ द 18th अमेंडमेंट, कि भाई जो लोग कहते हैं 18 अमेंडमेंट को अब रिवाइज करें, फेडरल का नुकसान है, ये है, उनको पहले ये बात तो समझाएं कि आपकी रियासत जो जुड़ी हुई है वो स्पेसिफाइंग इफेक्ट ऑफ द 18 अमेंडमेंट से जुड़ी हुई है। उसकी जो फेलिंग्स हुई वो नहीं कर सकी, उस पर आने से पहले अगर 18वीं तरमीम आप नहीं करते तो जो स्टेट जिस तरह भी है अभी, शायद वो भी नहीं होता। तो ये पैसिफाइंग इफेक्ट पे पहले जरा हमें आगाह करें। जी बहुत शुक्रिया। देखें, मेरी बुनियादी जो एथनिक या नेशनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि उसमें एथनिसिटी, लैंग्वेज की ज़बान तो यूज़ होती है, लेकिन उनके तकरीबन, और इसमें तो बहुत ज़्यादा अब लिटरेचर भी है, उन सब का जो अंडरलाइंग ड्राइवर होता है वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन एंड इनइक्वालिटी। तो अब वो कहीं पे एथनिसिटी की शक्ल में फिर आर्टिकुलेट हो जाता है, कहीं पे नेशनैलिटी, कहीं पे लैंग्वेज। इस मुख्तसर से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूं कि इवन इन द केस ऑफ द बलोच, और ये बड़ी दिलचस्प बात है, जब भी मैं आपके प्रोग्राम में बात करता हूं दो तबकों की एक बड़ी शदीद तनकीद आती है। एक जो रियासत के बयानिए को मीडिया पे प्रमोट करते हैं, और एक बलोच इंसर्जेंट्स के जो स्पोक्स पर्सन है, वो ये कि जी ये आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और आप कौन है ये कहने वाले कि इसका कोई ग्रीवेंस है या अंडरलाइंग ड्राइवर्स है। तो मुझे हंसी आती है उस पर कि भाई, मैं इसे इनकार तो नहीं करता कि जो लोग लड़ रहे हैं वो जाहिर बात है आज़ादी चाहते हैं। मेरे लिए बतौर मुहक्किक, बतौर सोशल साइंटिस्ट, दिलचस्प बात यह कि क्यों वक्त के साथ अक्रॉस टाइम एंड स्पेस उतार चढ़ाव क्यों आता है। क्यों 1990s में क्यों नहीं लड़ रहे थे, और पंजाब का बलोच क्यों आज़ादी की जंग में इंटरेस्टेड नहीं है, सिंध का बलोच क्यों आज़ादी की जंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तो और ओवर टाइम इसकी मोमेंटम या इंटेंसिटी क्यों बढ़ी। तो ये वो सवालात पूछे जिसका मतलब है कि जाहिर बात है लोग पैदाइशी तो नहीं पैदा हुए कि जो अलहदगी पसंद तहरीक के साथ है। अगर ऐसा होता तो नवाब खैर बख्श मरी, सरदार अताउल्लाह मेंगल, नवाब भुगटी, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज एज वफाकी पार्लिमानी जदोजहद के चैंपियंस के तौर पे किया, और नवाब भुगटी बेचारे तो आखिर तक वफाकी पार्लिमानी जदोजहद का रास्ता अपनाते रहे। तो ऐसा क्या था कि ये लोग, इनमें से कुछ या ये सारे, आखिर में इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई इसका कोई फायदा नहीं, हम सिर्फ आजादी लेके ही अपने एक अच्छी जिंदगी अपने लोगों के लिए ला सकते हैं। इसी तरह ये जितने आजकल मुसल्लह तहरीक के स्टूडेंट लीडर्स हैं, पढ़े लिखे नौजवान, ये यूनिवर्सिटी इसलिए तो नहीं आए थे सब के जी यहाँ पे आके ये बीएलए ज्वाइन करें। जाहिर बात है इसका मतलब ये कुछ ड्रीम लेके आए थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई प्रोफेसर बनना चाहता था, कोई राइटर बनना चाहता था। तो इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि ये उधर गए। तो जिसका मतलब है कि ये चीजें कोई गिवन या पैदाइशी वो नहीं होती है, हालात आपको समझने हैं कि जो इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि जब भी पाकिस्तान में
एक जमहूरी वफाकी माहौल की फिजा बनी है, तो बलोचों में इवन जो सख्त तरीन मौकफ रखने वाले फिक्र के लोग थे, उन्होंने भी उसको एक दफा ट्राई किया है। तो इसकी दो विंडोज हमारे पास है, मिसालें हैं। एक 18वीं तरमीम के आसपास जो 3 4 5 साल है, और एक 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन। आइन के 1973 के वक्त भी ये हुआ था कि 1970 से पहले जो एक फरारी की शक्ल में इंसर्जेंसी चल रही थी, जो सख्त गिर मौकफ थे, मॉडरेट्स थे, सब आके उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया। उन्होंने फिर सब्सिक्वेंटली नैप ने भुट्टो साहब के साथ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स के लिए एग्रीमेंट्स किए, जिसका मतलब है वो इंटरेस्टेड थे इस मुल्क को मिल के आगे बढ़ाने में। तो वो हालात फिर यहाँ तक पहुंचे कि उनमें से कुछ लोग इंसर्जेंसी, और वो सारी कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भुट्टो साहब ने जो जुल्म किए, फिर उसका नतीजा ये निकला कि एक परमानेंट एतमाद खत्म हो गया पार्लिमानी सियासत पे। फिर ये मौका आया 2010 में, इसमें जब उसमें ये जाने से 18वीं। पहले अगर मुझे थोड़ी सी इजाजत दी जाए, आपने पैराडॉक्सिकली बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया था अपने पेपर में कि जियाउल हक के वक्त जो है उन्होंने आके, अब चले हम सियासी मफाद के लिए किया आपने या फायदे के लिए किया, चले आसान कर देते हैं उर्दू। जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बलूचिस्तान पे जुल्म किया था, बलोच के लीडर्स अरेस्ट किए थे, जियाउल हक ने आके जब वो छुड़वाए, हैदराबाद कंस्पिरेसी केस को खत्म किया, उसके बाद भी एक टाइम पैसिफिकेशन का आया था। वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस कह लें, ऐसे तो नहीं, नेक नियति से जियाउल हक कर रहे थे, बट वो भी एक टाइम पीरियड था जिसमें लड़ाई नहीं हो रही थी, राइट? जी बिल्कुल। क्योंकि भुट्टो साहब के दौर के आखिर तक यूं हुआ कि तकरीबन तमाम बलोच पश्तून कियादत जो भुट्टो साहब के साथ मुतफिक नहीं थी, वो सब जेलों में थे। तो जियाउलक ने, और एक छोटी सी ये अब बलूचिस्तान में तो भरपूर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था, पश्तून बेल्ट में भी हल्की हल्की सी मुजाहमत, वायलेंट आर्म्ड स्ट्रगल हो रही थी, स्टूडेंट्स कर रहे थे। तो जियाउलक साहब ने आके जब एमनेस्टी का ऐलान किया, हैदराबाद ट्रिब्यूनल जो था उसको डिसबैंड किया, सियासी कैदियों को रिहा किया, तो कुछ अरसे के लिए एक पॉलिटिकल वो आया। क्योंकि जो भुट्टो साहब के वक्त सब चल रहा था वो बंद हुआ। तो आजकल कुछ लोग ना तनकीद करते हैं बाज़ औक़ात वली खान पे कि जी उन्होंने जियाउल के मार्शल के आते ही वो उनके उस तरह से शदीद मुखालिफ नहीं थे। वो ये भूल जाते हैं कि भाई वली खान, अताउल्ला मेंगल, खैरबख्श मरी के लिए भुट्टो का दौर मार्शल था। वो उसमें एक मार्शलाई दौर में रह रहे थे। तो खैर, तो ये बिल्कुल फिर जियाउल के दौर में फिर चूंकि उन्होंने सियासी एक्टिविटीज पे पाबंदी लगाई, फिर इन्हीं में से कुछ लोग दोबारा एमआरडी का हिस्सा बने। और बलूचों में फिर खास तौर पर बीएसओ जो थी, वो रेडिकल बलूच पॉलिटिक्स का जो व्हीकल था, वो बीएसओ रहा। तो तो खैर, बीएसओ अब ने हम आते हैं। 1988 के इलेक्शंस में हिस्सा लिया ना, 1988 के फिर जब इलेक्शंस हुए वापस, फिर यही पार्टीज जो है इन्होंने हिस्सा लिया, राइट? जी, बीएसओ में फिर जब 88 के इलेक्शन आए, वो जो मैंने आपको बिजेंजो साहब की मुफाहमती पॉलिसी पे रद्द अमल था, वो याद रखें, 1988 तक वो परसिस्ट कर रहा था वो डिफरेंस। तो बीएसओ में इख्तलाफ हुआ कि हम पार्लिमानी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, कुछ न कहा हम लेंगे। तो वो बीएसओ के एक फैक्शन ने पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लिया और बीएनएम बना। और जो नवाब बुगटी साहब 2 साल चीफ मिनिस्टर रहे, वो बीएसओ के उस स्टूडेंट तबके से जो लोग आए, तो उनके साथ एक सियासी इत्तेहाद था। लेकिन बाय द मिड 1990s बीएसओ के रेडिकल्स ने भी सब अपने पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। तो जो उसका कॉन्फ्लिक्ट स्पेसिफाइंग इंपैक्ट इंडिकेट करता है कि बाय द मिड 1990s, 1980s के जितने रेडिकल वो थे, वो सब किसी एक या दूसरे शक्ल में पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बने। ये अगेन शो करता है उसके कॉन्फ्लिक्ट स्पेसिफाइंग इंपैक्ट को। ये मैं इसीलिए अब आते हैं। इंटरजेक्शन भी मैं इसीलिए कर रहा था कि ये भी लोगों को समझाना वाजह है कि आई थिंक हम चीज़ों को इवल और गुड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आज जो ईएसओ है, अगर वो टेररिज्म कर रही है तो उसकी एक तारीख देखें, एक एवोल्यूशन देखें, उसको कहाँ तक पहुंचाया है। तो ये बातें इसलिए मेरी नज़र में ज़रूरी थी। जी सर, अब आ जाएं 18वीं तरमीम। बिल्कुल। तो अच्छा, 2007 या 8 में जब ये इलेक्शन हुए, तो चूंकि वो जनरल मुशर्रफ की जेर निगरानी हुए, उसका एक नुकसान ये हुआ कि उस वक्त आपको याद है एपीडीएम बनी। एपीडीएम ने जनरल मुशर्रफ की सरबराही में इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया। इस दौरान मोहतरमा की शहादत के बाद नवाज शरीफ भी उसका पार्ट था। नवाज शरीफ ने वापस अपना फैसला लिया, एएनपी ने अपना फैसला वापस लिया, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया।
बलूचिस्तान के पश्तून बलोच कोम्बरस अपने फैसले पर डट गए और उन्होंने 2008 के इंतखाबात का बाइकॉट किया। जिसका मतलब है कि 2008 में जो पॉलिटिकल सेटअप बलूचिस्तान में था उसकी लेजिटिमेसी बहुत वीक थी, क्योंकि आपकी एक बड़ी सिग्निफिकेंट अवामी नुमाइंदे जिनकी बड़ी लेजिटिमेसी है उन्होंने बाइकॉट किया। उसके बावजूद जब दो इसके बावजूद 18वीं तरमीम जब आई, तो 18वीं तरमीम चूंकि नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और कुछ दीगर सेनेट में तब तक मौजूद थे, तो वो इस प्रोसेस का हिस्सा रहे। और उन हालात में वो एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट, 7वीं एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम वर मेजर स्टेप फॉरवर्ड्स। और 40 साल जो ये लोग सूबाई खुद मुख्तारी का मुतालबा करते रहे, वो आइन किया तक 18वीं तरमीम ने वो मुतालबा पूरा किया, जिसका असर हमें यूं नजर आया। अच्छा, अब ये वो पीरियड है, इधर हमेशा फिर हमारी गलत पॉलिसियां आती है कि इस तमाम उस पे पानी फेरा इस दौरान मिलिट्री की कंटिन्यूड यूज ऑफ फोर्स, ताकत के इस्तेमाल की पॉलिसी। इधर 7वीं एनएफसी अवार्ड चल रहा है, 18वीं तरमीम चल रहा है, और साथ में इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस, बल्कि इस दौरान वो शिद्दत इख्तियार कर गई। उसको उस वक्त कहते थे किल एंड डंप पॉलिसी, कि लोगों को उठाओ मारो। और आजकल मैं टीवी टॉक शोज में देख रहा हूँ कुछ रिटायर्ड मिलिट्री एनालिस्ट जो है वो उसी पॉलिसी के दोबारा इशारा दे रहे हैं कि इसको अब शुरू करना चाहिए। तो उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि इन तमाम कमजोरियों के बावजूद जब 2013 के जनरल इलेक्शंस का वक्त आता है, वो तमाम सियासी जमातें जिन्होंने बाइकॉट किया था, उन पे बलोच इंसर्जेंट्स की तरफ से, अपने पार्टी के अंदर रेडिकल कैडर्स की तरफ से सख्त दबाव था कि आप इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने इंतखाबात में न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि उस वक्त एक उम्मीद थी कि वफाकी, एक हकीकी वफाकी जमहूरियत की तरफ हम जा रहे हैं। तो उन्होंने पंजाब की सियासी जमातें जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन सब के साथ सियासी इतिहाद कायम किए, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स नेगोशिएट की। तो वो एक विंडो थी। और ये इसमें 18वीं तरमीम या और ये जो जमहूरियत की तरफ एक कदम हम आगे बढ़े, उसका बड़ा रोल था। उसने अट्रैक्ट किया बलोच कौम परस्तों को, सख्तगीर मौकफ रखने वालों को। अख्तर मेंगल आपको याद है अपनी खुद साख्ता जलावतनी खत्म करके आए, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो ये होता है जब आप स्पेस देते हैं और अवामी नुमाइंदे आके इलेक्शनों में हिस्सा लेते हैं, कुछ हुकूमत में जाते हैं, कुछ अपोजिशन में जाते हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल एवेन्यूज के अंदर रह के अपने सियासी मकासद को, सियासी अहदाफ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट पेसिफाइंग इफेक्ट होता है। और इस दौरान बलोच इंसर्जेंसी भी बड़ी कम हुई। और एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास बलोच नौजवान, पश्तून नौजवान, रियासत के साथ उसका एक इंस्टीट्यूशनल लिंक बन गया। तो ये इनिशियल चंद सालों में हमें एक इफ्यूमिज्म, एक थोड़ी सी उसका पॉजिटिव वो पेसिफाइंग इफेक्ट नजर आया। इसमें शायद आपको नंबर्स तो याद नहीं हो आपके पेपर से, लेकिन उसमें आपने ईसीपी का 2014 का डेटा दिखाया हुआ है कि वोटर टर्नआउट जो था 2013 के इलेक्शन में बलूचिस्तान में, वो पिछले 3 इलेक्शन से ज्यादा था, एट 39% एंड 41% रिस्पेक्टिवली फॉर द नेशनल एंड बलूचिस्तान असेंबलीज। तो ना सिर्फ सियासतदान, पर बल्कि जो लोग भी हैं उन्होंने भी पार्लियामेंट की तरफ रुख किया। आप थोड़ी सी भी उनको उम्मीद देते हैं कि अच्छा यार ये फेडरल स्ट्रक्चर कुछ डिलीवर कर सकता है, आधा अधूरा सा भी कर सकता है, तो ना सिर्फ सियासतदान, उनके नुमाइंदे, बट अवाम भी पार्लियामेंट की तरफ देखना शुरू कर देती है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, अभी जो आपने इलेक्शन करवाया है 2024 में, वो तो पंजाब उसको मजाक समझ रहा है, तो फिर बलूचिस्तान उसको क्या ही समझेगा। तो मैं भी जब ये आर्गुमेंट्स कर रहा होता हूँ अब सारा आलम के साथ भी, जब मैंने प्रोग्राम किया था, जवाब मुझे जब मिलता है बलूचिस्तान के नुमाइंदों ने किया, ये डील उन्होंने की, वो की, तो इसमें ये कैविएट करना जरूरी है कि भाई हर जो नुमाइंदा पार्लियामेंट में आ जाता है बलूचिस्तान से, वो बलूचिस्तान का नुमाइंदा नहीं होता। इनफैक्ट मोर ऑफन देन नॉट वो वफाक का नुमाइंदा होता है। बिल्कुल। नहीं, इनको ये पता होता है अब तो। खैर, हो सकता है मुझे ये फीलिंग आती हो, इतना हम बता बता के थक गए, इन सबको पता है। लेकिन ये मेरे ख्याल से अब बिल्कुल जो पाकिस्तान प्रॉपर की इंटेलिजेंसिया की, तो अब खुलम खुली इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा करते हैं ये। आपने देखी हमारी मिफ्ता भाई के साथ पॉडकास्ट, उसमें आपने एक स्टेटस भी लिखा, आपके क्या डिसएग्रीमेंट्स हैं उनके आर्ग्यूमेंट से? जी देखिए, मेरा उस पे मौक़िफ़ ये है, मैंने आपका पॉडकास्ट बिल्कुल सुना, और उन्होंने कुछ बड़े अच्छे आर्गुमेंट्स दिए थे। तो उसमें मेरा हमेशा एक इख्तलाफ ये रहता है कि
हमारी सियासी जमातें खुद भी जब अपोजिशन में आती है फिर यही बातें करती है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आती है मसले हल नहीं होते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उनकी अपनी जो अ, तशखीस होती है वो सिम्टम्स तक महदूद रहती है, वो उसके रूट कॉज पे नहीं जाते। मसलन मिफ्ता साहब ने आपको तफसील से बताया कि किस तरह जो वफाकी हुकूमत मोटरवेज की जाल बिछा रही है वो पंजाब तक महदूद है, और कराची की जो पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी है, कराची हैदराबाद, हैदराबाद सक्कर मोटरवे, जो कि कमर्शियली इकोनॉमिकली ज्यादा सेंस बनाते हैं, वो नहीं बन रहे। और पंजाब में एक नॉर्थ साउथ लूप कॉरिडोर बन चुका है, अब उसके ईस्ट वेस्ट विंग्स बन रहे हैं, लेकिन नीचे वो नहीं हो रहा। तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा इख्तलाफ था वो ये था कि मिफ्ता साहब, इनमें से अक्सर मोटरवेज जब मिफ्ता साहब खुद हुकूमत का हिस्सा थे, अप्रूव हुए हैं, तो सवाल ये कि मिफ्ता साहब क्यों नहीं रोक सके, या मिफ्ता साहब अगर दोबारा इक़्तिदार में आएंगे कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि मिफ्ता साहब की तशखीस ठीक नहीं है। वो तशखीस ये है कि जब तक आप वफाक में इक़्तिदार की कुर्सी का रास्ता पंजाब के साथ टाई करेंगे तो नतीजा यही आएगा, ये आउटकम ऑलमोस्ट प्री डिटर्मिन्ड हो जाता है। तो अगर मिफ्ता साहब वाकई चाहते हैं, या उनकी अब नई सियासी जमात है वो चाहते हैं कि ये जो इनइक्विटेबल पब्लिक इन्वेस्टमेंट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी गैर मुनसिफाना सूबाई और इलाकाई तकसीम है, ये ना हो, तो उनको जड़ को काटना पड़ेगा। वो जड़ क्या है? इस वफाकी निज़ाम में पंजाब की हेजेमनी। क्या मिफ्ता साहब और उनकी पार्टी वफाकी निज़ाम को चेंज करना चाहते हैं? वफाकी निज़ाम में पंजाब की जो हेजमनी है उसको कम करने के लिए जो फेडरल स्ट्रक्चर में तब्दीलियां हैं वो लाने के लिए तैयार है कि नहीं? अगर वो है फिर तो ये तनकीद का मतलब बनता है, अगर नहीं है फिर आइंदा भी यही होता रहेगा, और ये तनकीद फिर हम यही समझेंगे कि ये अपोजिशन में रह के सब यही बातें करते हैं। इस प्रिस्क्रिप्शन के बारे में उनका आपकी क्या राय है कि ये बीएलए वीएलए का मसला कुछ भी नहीं है, आप ईएसडीपी डेवलपमेंट बजट सारे बंद कर दें, बलूचिस्तान के एनएफसी को रिवाइज कर दें और हर बलूचिस्तान के घर को 20,000 दे दें, अगले दिन बीएलए और सारी बलूच ग्रीवेंसेस खत्म हो जाएंगी? आई थिंक ये थोड़ी ओवर सिंपलिस्टिक बात है, इसकी अपनी वैल्यू है, मैं इस पे आऊंगा। मैं खुद इस बात का बड़ा, मैं बल्कि एडवोकेट करता रहा हूं कि आप बलूचिस्तान में, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दें। और मेरा भी ये एक तहफ़्फ़ुज़ है, और आई एम श्योर मिफ्ता साहब उसी की बुनियाद पे ये भी बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर, बाकी सूबों में होता है लेकिन ये बलूचिस्तान में ज़्यादा है, उस पर अगर आप चाहते हैं हम उस पर अलग से बहस कर सकते हैं। 99% जो डेवलपमेंट फंड्स है वो एमपीएस के थ्रू तकसीम होते हैं, और ये अक्सर करप्शन और कमीशनों के नज़र हो जाते हैं। जिसका मतलब है कि अगर एनएफसी में जो हमारे शेयर बढ़े, या अगर फ्यूचर में बढ़ता है, अगर बलूचिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी यही रहती है जो अभी है, इसका आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचेगा। अब यहां तक तो ये बात दुरुस्त है। अगेन, रूट कॉज क्या है जो मिफ्ता साहब को समझनी चाहिए? रूट कॉज ये नहीं कि कोई बलूचिस्तान के सियासतदान या वो खुदा ना खास्ता बाकियों से ज्यादा करप्ट है, ऐसा। रूट कॉज ये कि बलूचिस्तान में पूरा सियासी निजाम मुकम्मल तौर पर वो मसनूई सेटअप होता है। सारी सियासी क्यादत आपकी कैंट को या उसको अकाउंटेबल होती, आम आदमी को तो वो अकाउंटेबल है नहीं। और दूसरा, जो मैं वफाकी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता हूं, चूंकि वफाकी मुल्कगीर सतह की जमातों का बलूचिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, इंसेंटिव ना होने की वजह से, बलूचिस्तान में सियासी मैदान सिर्फ छोटी जमातों के लिए है जिनका इंटरेस्ट है। नतीजतन नतीजतन उसका इम्पैक्ट क्या है कि बलूचिस्तान में कभी भी सिंध के तर्ज पे, पंजाब के तर्ज पे, खैबर पख्तूनख्वा के तर्ज पे एक पार्टी या दो पार्टियों की हुकूमत नहीं आ सकती, जिसकी वजह से बलूचिस्तान की पॉलिटी फ्रेगमेंटेड है। अब फ्रेगमेंटेड पॉलिटी के होने की वजह से वहां पे क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर आ भी जाए बरकरार नहीं रहता। तो ओवर द इयर्स हुआ है माशाल्लाह, जियाउल हक साहब के दौर के बाद, कि डेवलपमेंट फंड्स पॉलिटिकल पैट्रनेज और करप्शन और लॉयल्टी का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। तो जो चीफ मिनिस्टर आता है, अगर उसने इक्तदार में रहना है, वो तमाम एमपीएस को डेवलपमेंट फंड्स बांटेगा, तब वो इक्तदार में रह सकते हैं। और अगेन, इसकी वजह क्या है? की वजह ये है कि वहां पे जनवन पार्टीज को आप आने नहीं देते, मसनूई पार्टी को आप क्लब करके ओवरनाइट पार्टी बनाते हैं, और वो जब एक असेंबली पहुंचते हैं, उनका एक ही उसूल है, पैसा कमाना, इक्तदार में आना। तो वो फिर पार्टी डिसिप्लिन या उसके ताबे नहीं होते। उनको आप पैसे देंगे, वो आपके साथ हैं, पैसे नहीं देंगे
वो जो अगला कंटेंडर है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, वो उसका साथ देंगे। तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी उसकी रीजन है। इसको समझ के अगर हम ये सोल्यूशन दें तो फिर ये बात ठीक है। लेकिन अब मैं उसकी तरफ आता हूं कि ये पीएसडीपी का पार्ट, पीएसडीपी को आप खत्म नहीं कर सकते उसमें। जिस तरह मैं कह रहा हूं ये पॉलिटिकल इकोनॉमी ठीक करें, गुर्बत तो फिर पंजाब और बाकी जगहों पे भी है, तो उसका सिर्फ ये हल तो नहीं कि पीएसडीपी आप खत्म करेंगे। हाँ, बिल्कुल बलूचिस्तान में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, जिसमें पार्ट ऑफ दिस आप पीएसडीपी जैसे उसे डाइवर्ट करें, और पार्शली आप अमन लाएं। ये जो सिक्योरिटी पे आप बलूचिस्तान में इस वक्त, आपको मैं बताऊं, सिक्योरिटी पे जो बलूचिस्तान हुकूमत खर्च करी, वो फाक जो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी पे खर्च करी उसको साइड पर रखें। बलूचिस्तान हुकूमत जो सिक्योरिटी पे खर्च कर रही है वो खर्चा बलूचिस्तान का सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन पे जो खर्चा है उससे ज्यादा है। तो आपने जो इतने नॉन प्रोडक्टिव आपकी पब्लिक एक्सपेंडिचर्स है, इनको आप डाइवर्ट करें इस तरफ। और फेडरल में जो बिस्प है, जिसमें बलूचिस्तान को आप गैर मुनसिफाना शेयर दे रहे हैं, उनको आप डाइवर्ट करें उस तरफ। और ऑफ कोर्स उसमें बलूचिस्तान के बजट से भी एक शेयर जाना चाहिए। तो आई थिंक इस वजाहत और इस क्लैरिफिकेशन के साथ ये मुनासिब तजवीज़ है। इसमें वापस 18 अमेंडमेंट की फेलिंग पे जाने से पहले, आपसे पहले भी मैंने ये सवाल पूछा था, तब आपने जरा एक लू कॉम सा नीम गरम जवाब दिया था कि भाई पश्तून जो बेल्ट है वो अपना सूबा बनाना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हिस्सा होना चाहते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बट पेपर में तो फिर आपने ये आर्ग्यू किया है कि रियासत ने जानबूझकर शायद एक पश्तून हिस्सा बनाया है ताकि बलूचिस्तान की जो लिंग्विस्टिक यूनिटी है वो ना बन सके उनके प्रोविंस में। क्या तो ये जो पश्तून बेल्ट है, एंड कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि पश्तून रिप्रेजेंटेशन ब्यूरोक्रेसी और स्टेट में ज्यादा होती है कंपेयर टू बलोच रिप्रेजेंटेशन। तो अब आपकी क्या आर्ग्यूमेंट है अबाउट द पश्तून बेल्ट इन बलूचिस्तान? देखिए, मेरा पहले भी आर्गुमेंट ये था कि जो 1970 में वन यूनिट को तोड़ने के बाद जो बलूचिस्तान की को सूबा बनाया गया जिन सरहदों के साथ, इस शक्ल में बलूचिस्तान बतौर सूबा कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया था। बलूचिस्तान का पश्तून बेल्ट तारीखी तौर पर अलग था। ये अफगानिस्तान से एनेक्स करके सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद, और खाने कलात से उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर को अपने स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट के लिए जो इलाके चाहिए थे, वो लेके एक ब्रिटिश बलूचिस्तान के नाम से यूनिट बनाया गया, और कलात रियासत अलग थी। पाकिस्तान बनने के बाद भी ये अलग रही, और 1970 में जब ये सूबा बन रहा था, पश्तून बलोच कौम परस्तू दोनों में एक बड़ी तादाद एक ऐसे तबके की थी जो मुखालिफ थे इसके। लेकिन उस वक्त जो जनरल याया खान की रेजीम थी, वो एक नया सूबा बना के ये पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहते थे, क्योंकि नए सूबों का मसला बड़ा हसास था। और उन्होंने रेजिस्ट किया और इनको एक साथ क्लब किया। जो मैं अब अगली दलील देना चाह रहा हूं वो ये है, याद रखें, जहां पे आप दो मुख्तलिफ रंग, नस्ल, तारीख, जुबान के लोगों को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में रखते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में भी दे आर टेरिटोरियली सेग्रीगेटेड, यानी उनके दरमियान आप मैप पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वहां पे फिर आपने इंस्टीट्यूशनलाइज की इंटर एथनिक कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि नौकरी की तकसीम, फंड्स की तकसीम, सूबाई असेंबली की सीटों की तकसीम, उसमें हमेशा हर कोई देखेगा कि बलोच को कितने मिल रहे हैं, पश्तून को कितने मिल रहे हैं, बलोच को कितने मिल। सो मैं ये कह रहा हूं कि जो मौजूदा वफाकी निजाम है, ये इनकरेज करता है कि बलोच पश्तून आपस में हमेशा एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहे और कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल रहे, बजाय कि ये वफाक के साथ मिलके एज वन एंटिटी अपने हकूक की बात करे। तो ये एक अगेन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो मैं समझता हूं। अक्सर बलोच पश्तून कोमपरस्तों को मैं ये कहता हूं उनको समझ नहीं आती। ये बलोच पश्तून कोमपरस्त नहीं रहेगा, कोई और आएगा। उसका इस मसले का हल ये है कि या तो आप दो सूबे बनाएं, और या फिर जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अब जिधर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स बेस्ड है उधर फिर भी गुजारा होता है। मैं मेरे पास इसकी बहुत मिसालें हैं। मसलन जहां पे आपका करंट बजट है, या तनख्वाहों या मेडिकल सीटें हैं कि किस जिले को कितनी मेडिकल सीटें मिलेंगी, उसके रूल्स बेस्ड एक फार्मूला तय है, उस पर किसी को एतराज होता है लेकिन वो तय है, तो उस पर इशू नहीं बनता। डेवलपमेंट फंड चूंकि रूल्स बेस्ड नहीं है, लोकल गवर्नमेंट को जो फंड जाते हैं वो रूल्स बेस्ड नहीं है, नए जिले किधर बनाने हैं उसके लिए कोई रूल्स बेस्ड नहीं है, तो उधर क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
एज अ रिजल्ट जॉब्स में भी इसी तरह के मसाइल है। एज अ रिजल्ट इधर जो भी, चाहे वो बीएनपी या पश्तूनख्वा मैप या कॉम्परत जमातों से हो या ना हो, ब्यूरोक्रेसी में, सियासी जमातों में जो आता है, वो उसको एक इंसेंटिव है कि वो रिसोर्सेज को अपने इलाके में डाइवर्ट करे और उस प्रोसेस में गैर मुनसिफाना तकसीम करे। और वो इंसेंटिव इसलिए है क्योंकि जब रूल्स बेस्ड नहीं, उसको ये गारंटी नहीं है कि भाई मैं आज इंसाफ करूंगा तो अगला पश्तून इलाके वाला भी इंसाफ करेगा या बलोच इलाके वाला भी इंसाफ करेगा। तो जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि ये सिस्टम ने इंस्टीट्यूशनलाइज की है बलोच इंटर एथनिक कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन बलोचिस्तान। तो 18 अमेंडमेंट की फीलिंग्स तो ये है, चले वो जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिस पे हम पूरी एक पॉडकास्ट कर चुके हैं, आपने पेपर में भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, इट डजंट गो एज फार, पंजाब सेंट्रिक है। वो रेक्टिफाई नहीं कर सका, लेकिन जो उसने किया भी कि एक बड़ी बेसिक ग्रीवियंस है, उसकी पूरी तारीख और नंबर्स आपने दिए हुए हैं कि बलूचिस्तान से जब गैस मिली, क्या शेयर बलूचिस्तान का था, मेरे ख्याल से 2% भी नहीं था बलूचिस्तान जो यूज कर रहा था, और सुई से पूरा पाकिस्तान चल रहा था। तो जो बेसिक मसला था कि भाई हमारे वसाइल रिसोर्सेज जो हैं, वो तो 18 अमेंडमेंट ने रिड्रेस कर दिया कि गैस आपकी मिलेगी, मिनरल्स आपके मिलेंगे, पहला हक आपका होगा। तो देन द फेलिंग डजंट बिकम वन ऑफ द लॉ, इट बिकम्स वन ऑफ द सिस्टम। एंड पंजाब सेंट्रिक जिस चीज को आपने कहा है कि वो जो मिलिट्री की अ, एक आदत है कि हम नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे, वो मसला हो जाता है, लॉ फिर मसला नहीं रहता। जी देखें, 18वीं तरमीम पे जो मेरी दो आर्गुमेंट्स है या क्रिटिकल राय है, वो ये, एक तो ये कि इसमें कुछ डिजाइन फ्लॉ ये था कि इट डिड नॉट गो फार इनफ। जो पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपसे बात की थी कि जो वफाक में शेयर्ड रूल इंश्योर कराना है, उसके लिए जिस किस्म के वफाकी निज़ाम में तब्दीलियां चाहिए वो इसने नहीं की। जिसका मतलब है कि वफाक पे जो पंजाब सेंट्रिक होने का इल्ज़ाम है वो बरकरार रहेगा, और वो एक इल्ज़ाम नहीं, वो एक एम्पिरिकल रियलिटी है। अब उसके बाद रह गई सेल्फ रूल, इसने इंश्योर किया आइन किया तक, बिल्कुल किया। 18वीं तरमीम ने सेल्फ रूल की तरफ बहुत बड़े दो कदम लिए। एक, लोकल गवर्नमेंट की क्रिएशन के लोकल बॉडीज के हवाले से जो आर्टिकल 140A है। दूसरा, सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से। अब सूबाई खुद मुख्तारी को भी हम, अगर आप इजाजत दें, मैं चार उसमें तकसीम करना चाहता हूं ताकि हमें समझ आए कि लोगों को ओवर सिंपलिस्टिक बातें अच्छी लगती है, जबकि कहानी कभी भी ओवर इतनी सिंपल नहीं होती। एक उसमें है, आप समझे, लेजिस्लेटिव एंड पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, कि जिसमें आपने सोशल सेक्टर के जितने मामला थे उस पर कुल्ली जुजवी इख्तियार सूबों को दे दिया, जिसको अक्सर कंकरेंट लिस्ट में ये मामला थे। तो एक, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन 18वीं तरमीम का एक पार्ट है। दूसरा है फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। 18वीं तरमीम ने न सिर्फ ये के इख्तियारात दिए, बल्कि उससे पहले सेवंथ एनएफसी अवार्ड में जो डिसीजन हुए थे उनको प्रोटेक्ट किया, और इख्तियारात के साथ साथ फाइनेंशियल इंपावरमेंट भी की। क्या, कैसे की? वो तो एनएफसी अवार्ड में, 18वीं तरमीम का सेवंथ एनएफसी अवार्ड से क्या ताल्लुक है ये समझना जरूरी है। पहला, सेवंथ एनएफसी अवार्ड ने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वफाक और सूबों के दरमियान जो फंड तकसीम होते हैं, जिसपे मफ्ता साहब को बड़ा मसला है, वो ये है कि वफाक के शेयर जो है वो कम कर दिया और सूबों का शेयर 57.5%, और जो कि अगले साल बढ़ना था उस तक इंक्रीज किया। उस वक्त इनको पता था कि ये अगले जब आएंगे इन्होंने इन चीजों को छेड़ना है, तो ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी इसको आईनी प्रोटेक्शन दे दी। यानी कि अब अगर आप नया कोई, क्योंकि नेशनल फाइनेंस कमीशन में तो आप ये सब चीजें चेंज करवा सकते हैं, तो आइन में तरमीम से उसको पाबंद करके अब एनएफसी खुद भी इसको चेंज नहीं कर सकता। तो पहली ये काम किया। दूसरा, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ स्टेप ये था कि जीएसटी ऑन सर्विसेज जो है वो डिवॉल्व किया सूबों को कि ये टैक्स आप खुद कलेक्ट करें। तीसरा, सूबों को इंटरनेशनल या प्राइवेट लोन्स लेने की इजाजत दे दी कि आपको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर या डेवलपमेंट नीड्स के लिए लोन रेज करने हो तो आप रेज कर सकते हैं। लिमिट उसकी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल सेट करेगा। तो ये उसके बुनियादी तीन फिस्कल एम्पावरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स थे। तीसरा जो है, शेयर्ड रूल की तरफ एक कदम जो था 18वीं तरमीम में, वो था सीसीआई की री इन्विगोरेशन। सीसीआई को न सिर्फ उसके पावर्स बढ़ाए गए, बल्कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 है, जिसमें पहले 10 सब्जेक्ट्स थे, उसको बढ़ा के 18 कर दिया गया।
और ये सब सीसीआई के अंडर लाए गए हैं। सीसीआई को पाबंद किया गया कि वो हर 3 महीने अपने मीटिंग करेगी, और उसका उसकी कंपोजिशन को भी रिवाइज किया गया। वजीर आजम, पहले पहले कोई वफाकी मिनिस्टर भी चेयर कर सकता था, अब सिर्फ वजीर आजम को बनाया गया। वफाक और सूबों की नुमाइंदगी बराबर रखी। ये शेड रूल की तरफ एक कदम था। चौथा जो 18वीं जिन तरमीम का लोगों को नहीं सबसे पता सर, बट मैं बताऊँ, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसकी अब कनाल में अगर मसला आया हुआ है, तो जिसकी वजह से 3 महीने में मीटिंग होनी थी, कई महीनों में उनकी मीटिंग ही नहीं हुई इस वजह से। जी बिल्कुल, इसमें अभी तफसील में जब मैं आऊंगा, आई हम्म। थिंक ये सिंध और बाकी उसमें भी लोगों को वो सिम्टम्स पे बातें कर रहे हैं। मैं आपको ये जो मैं बताऊं कि वफाकी निजाम हम्म। फेल हो रहा है, उसमें ये पानी का मसला हो, कोई भी मसला, वो बात यहीं पे आके रुकेगी कि सीसीआई नाकाम है। हम्म। तो चौथा जो उसका अहम पार्ट था, वो था वसाइल पे। चूंकि बलूचिस्तान का तारीखी तौर पर लेटली सिंध का एक ग्रीवेंस था कि ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज हमारे हैं, ये वफाक की मिल्कियत नहीं है। तो उससे पहले ये वफाक की मिल्कियत थी। तो 18वीं तरमीम ने ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज पे 50% ऑनरशिप सूबों को भी दे दी। ये चार, आप पूरी 18वीं तरमीम के जो वफाकी एस्पेक्ट्स है उनको इन चार पिलर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। अब इन हर एक की इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है। कुछ पे अच्छी इंप्लीमेंटेशन है, कुछ पे इंप्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। चलिए एक एक करके बताएं। चलें एक एक करके बताता हूं। पहला है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। इस पे अच्छी इंप्लीमेंटेशन है कि जितने ये हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर्स डिवॉल्व हुए थे, ये वैसे बड़ी दिलचस्प बात है। अगेन, आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसमें कोई बड़ा चेंज आया नहीं। इफेक्टिवली 18वीं तरमीम से पहले भी ये सूबों के पास थे। सिर्फ पॉलिसी बनाने के इख्तियारात जो थे वो वफाक के पास थे। अमलन ये सूबे ही तालीम और सेहत दे रहे थे। कोई कोई नई पॉलिसी, नए चेंजेस, वो इख्तियारात वफाक के पास थे। तो इसलिए इसमें ट्रांजिशन कोई इतनी मुश्किल नहीं रही 18वीं तरमीम के बाद। वो पॉलिसी वो भी डिवॉल्व किए गए। इसमें इश्यूज भी मैं बताता हूँ। अच्छे का मतलब ये नहीं कि इधर कोई मसला नहीं है, मैं कंपैरेटिव बता रहा हूं। आगे जब मैं बताऊंगा उधर ज्यादा मसले हैं। तो आज तकरीबन तमाम सूबे सेहत, तालीम और इनमें ऑलमोस्ट बाइख्तियार है। कुछ वायलेशंस हुई है, वो भी इनकी मिली भगत से हुई है, वफाक और सूबों की मिली भगत। मसलन इसमें सबसे बड़ी जो डेविएशन है वो सिंगल नेशनल करिकुलम तालीम में। क्या आपने सिंगल नेशनल पॉलिसी में क्या था? करिकुलम और पॉलिसी ही तो डिवॉल्व किया आपने, वो दोबारा ले ली। लेकिन अगेन उसमें जो मैं अच्छी की वो इसलिए कह रहा हूं, सिंध के अलावा बाकी तमाम सूबों ने वॉलंटरली सिंगल नेशनल करिकुलम को एडॉप्ट किया। वो कोई बाइंडिंग नहीं था उन पे। तो इधर इसलिए, जिसका मतलब है जो भी उनके सियासी नुमाइंदे थे, उन्होंने खुशी खुशी कर लिया। तो ये उनकी आप कमजोरी या वो हम कह सकते हैं। इसके अलावा बाय एंड लार्ज सोशल सेक्टर्स में वो है, एक दो जो सोशल सेक्टर में इशू है वो असल में है हायर एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट, नेवटेक का। अब हायर एजुकेशन, एचईसी का वफाक में मौजूदा शक्ल में होने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। 18वीं तरमीम ने सिर्फ एक जस्टिफिकेशन रखी, वो भी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में, जिसमें स्टैंडर्ड सेटिंग और रिसर्च के स्टैंडर्ड्स और कोऑर्डिनेशन। तो होना ये चाहिए था 18वीं तरमीम के बाद, एचईसी जो मौजूदा ब्लोटेड साइज में है ये खत्म होना चाहिए था। सिर्फ स्टैंडर्ड सेटिंग और मॉनिटरिंग का रोल एचईसी के पास होना चाहिए था, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन का रोल। उस एक लीन और थिन एचईसी की जस्टिफिकेशन थी। यही बात नेवटेक पे अप्लाई करती है। लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने रेजिस्ट किया। और ओवर द इयर्स वो उल्टा नुकसान फेडरल गवर्नमेंट को हुआ, क्योंकि वो एक डिवॉल्ट सब्जेक्ट में अपनी पेट्रोनेज की खातिर खर्चे करने शुरू किए। तो अभी जब ये पिछले 3-4 साल में जब हालात टाइट हुए हैं, तो जब इन्होंने देखना शुरू किया कि किधर हम डिवॉल्ट एरियाज में हम खर्चे कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो उसमें एक चीज ही सामने है कि भाई ये तो हमारा काम ही नहीं, हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन नुकसान किसको इसका हुआ है? नुकसान इसका पाकिस्तान के नौजवानों को हुआ है कि इस दौरान, इस कश्मकश में एचईसी की, चूंकि एचईसी अपनी ब्यूरोक्रेटिक वो जो लॉजिक है ना कि अपनी सेल्फ परपेचुएशन करनी है, उन्होंने सेल्फ परपेचुएशन की लॉजिक से अपनी एग्जिस्टेंस जारी रखने की कोशिश की। इधर इमरान खान के दौर के बाद फंड्स आना बंद हो गए, फ्रीज कर दिए फंड्स। उधर सूबे भी यूनिवर्सिटीज की ओनरशिप नहीं ले रहे हैं। सो आज सिंध के अलावा, सिंध वाहिद सूबा है
जो यूनिवर्सिटीज जो ओनरशिप लेता है अपनी यूनिवर्सिटीज को, उनको फंड देता है। बाकी तमाम सूबों में इस वक्त ये हालात है कि 3 3 महीने की तनख्वाह जो है वो मिलती है, और उसके बाद श्योरिटी नहीं होती। अब आप एक बताएं, ग्रेड 21, ग्रेड 20, तो बराए नाम नाम एक प्रोफेसर बेचारा, उसको अगर ये श्योरिटी नहीं है कि अगले 3 महीने के बाद उसकी तनख्वाह होगी नहीं होगी, वो क्या पढ़ाएगा? उन यूनिवर्सिटीज में माहौल क्या होगा? और ये कोई इतने पैसे नहीं है, ये इन सूबों में इतने बजट में जितने ये पैसे बाकी चीजों पे खर्च करते हैं, ये एचईसी पे आराम से, लेकिन ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी वजह से, जिसमें वफाक का भी किरदार है, एचईसी का अपना मनफी किरदार है, उसकी कीमत आज पाकिस्तान के तलबा अदा करे। इसमें सिंध गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने फुल ओनरशिप ली है, अपनी यूनिवर्सिटी को फंड करते हैं। तो खैर, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन में एज मैंने कहा, सिंगल नेशनल कोरिकुलम, एचईसी और एक दो उसके अलावा बाय एंड लार्ज इम्प्लीमेंटेशन है। कोई पंजाब बलूचिस्तान गवर्नमेंट को कोई रोक नहीं रहा कि आप तालीम सेहत में ये करें या ना करें। अब आते हैं फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी दिलचस्प बात है। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन में जो वर्टिकल रिसोर्स ट्रांसफर था 7th एनएफसी अवार्ड के मुताबिक, कि जितने पैसे जाने चाहिए वो बिल्कुल जा रहे हैं। उसमें कभी कभी हल्के पुल्के, वो मेरे पास 10 साल का सारा डेटा पड़ा है, उसमें बलूचिस्तान को जिस तरह से एनएफसी ट्रांसफर्स में तकरीबन कोई 1.86 ट्रिलियन रुपए गए हैं बिटवीन 2010 एंड 2020। बाकी सूबों को भी इसी तरह से ये पैसे गए हैं। तो फिस्कल में जो रिसोर्स ट्रांसफर था वर्टिकल, उस पे भी अच्छी खासी अमल दरामद है। उसमें 2 3 माइनर इश्यूज है जिसमें मिफ्ता साहब और इनके दौर में ये सारे इश्यूज उठे। एक, हर 5 साल के बाद जो पीरियोडिक एनएफसी अवार्ड होना था, वो आप देखें 7th एनएफसी अवार्ड को 15 साल हो गए, वो नहीं हुआ। अच्छा, ये होना क्यों जरूरी है? क्योंकि नया सेंसस आया है, आबादी के फिगर्स चेंज हुए हैं, तो इसके बेनिफिशरीज हैं। जिसकी आबादी बढ़ी है उसको, चूंकि आपने आबादी सेंट्रिक फार्मूले बनाए हुए हैं, तो उनको बढ़ेगी। कहीं पे गुर्बत बढ़ी है तो उनको भी ज्यादा वो मिलेगा। तो ये एक गैर आईनी अमल है। अच्छा, दिलचस्प बात ये भी गया सीसीआई में, वो सेनेट में इशू बना, और वो वफाक ने मौकफ लिया कि जी हर 5 साल बाद वो क्या करते हैं, आइन की तशरीह उन्होंने यूं की कि हर 5 साल बाद नेशनल फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना लाजमी है, अवार्ड देना लाजमी नहीं है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूट करके क्या करना है? अच्छा, ये फिर गया सेनेट में। उस वक्त रजा रबानी चेयरमैन सेनेट थे कि भाई आप आइन को जरा इंटरप्रेट करें, हाउस ऑफ फेडरेशन है, कि वफाक की इंटरप्रिटेशन ठीक है या सूबों की। तो उन्होंने रूलिंग दे दी कि सूबों की इंटरप्रिटेशन ठीक है। उन्होंने जो इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, 73 के आइन के डिबेट्स लिए कि उस वक्त उनका क्या मकसद था इस क्लॉज का, तो उन्होंने उस बात पे ये रूलिंग दे दी कि जी इसका मकसद ये है कि हर 5 साल बाद मैंडेटरी है कि आप अवार्ड दे। लेकिन वफाक ने आज तक उस पर अमल नहीं किया। ये उसका एक इशू है। दूसरा इशू जो एक इशू है कि जब इनको रियलाइज हुआ कि ना 18वीं तरमीम को रोल बैक कर सकते हैं, ना एनएफसी को, इधर वफाक के पास पैसे कम पड़ गए, और सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स, फौज की तरफ से प्रेशर है कि भाई हमारा बजट बढ़ाएं, तो टैक्स रेवेन्यू ये बढ़ा नहीं सके। असल बात तो ये थी ना, 7th एनएफसी अवार्ड में ये एग्री हुआ कि आप टैक्स टू जीडीपी रेशियो 15% पे ले जाएंगे, ये वही 8 9% पे स्टक है। तो जब आप टैक्सेस नहीं बढ़ा सकें, और फिर वफाक की नीयत में भी फतूर आ गया कि चूंकि इंसेंटिव जरा वीक होगी कि टैक्सेस हम बढ़ाएंगे भी क्या करें, उसमें से 100 में से 60 रुपए या 59 रुपए तो सूबों के साथ शेयर करने हैं। तो फिर इन्होंने बाईपास करने शुरू किए। तो उसमें मुफ्ता साहब ही मेरे ख्याल से उस वक्त वजीर थे, इन्होंने पेट्रोलियम लेवी लगाया एक। सो पेट्रोलियम पेट्रोलियम लेवी जो है वो डिविजिबल पूल में नहीं आता। तो फिर उसको अब ये इस्तेसाल कैसे करते हैं कि जो सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम था उसको ये कम करते हैं, क्योंकि वो डिविजिबल पूल में जाता है, वो रेट कम करते हैं। और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी डिविजिबल पूल में नहीं आता। तो ये बेसिकली डिविजिबल पूल में से पैसा जो है एक तरह से चोरी है, आप समझे। तो ये फिर इस तरह की कुछ फिस्कल इंजीनियरिंग हुई, जो आई थिंक माइनर वीकनेस शो करते हैं कि कंप्लाइंस फिस्कल एस्पेक्ट पे। तीसरा था लोन्स वाला। लोन्स पे भी उस पे उस तरह से अमल नहीं हुआ, क्योंकि जो इंटरनेशनल लोन्स के लिए सॉवरेन गारंटीज चाहिए सूबों को, तो वो अभी तक कोई फ्रेमवर्क नहीं बना। अलबत्ता डोमेस्टिक बोरोविंग या प्राइवेट बोरोविंग की इजाजत दी है, एनईसी लिमिट सेट करती है, बट इंटरनेशनल लोन्स अभी भी वफाक के थ्रू ही सिर्फ
कोई सूबा ले सकता है। तो ये मैंने आपको पॉलिटिकल फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस बताया। अब मैं आपको पर्टिकुलरली सीसीआई और जो नेचुरल रिसोर्स वाला है उसका स्टेटस बताता हूं। जो सबसे वीकेस्ट क्लॉजेज है, जिसपे अमल दरामद बहुत वीक है या ना होने के बराबर है, वो सीसीआई से रिलेटेड और 18वीं और नेचुरल रिसोर्स, और दोनों जो है शेड रूल वाले हैं। ये जो पिछले थे वो अक्सर जो उन्होंने नीचे डिवॉल्व करने थे। सीसीआई को क्या किया, ये जो 18 सब्जेक्ट्स फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में है, इनके तमाम रेगुलेटरी और वो मामलात वो सीसीआई का मैंडेट बना। इसमें बड़े हसास मामलात है, सेंसस है, इसमें पोर्ट्स है, इसमें बिजली है, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज गैस ऑयल है। अब सीसीआई तो ये न सिर्फ उस तरह से फंक्शनल नहीं रहा, 3 महीने आईनी पाबंदी लगा के भी इसकी मीटिंग्स नहीं होती, लेकिन मीटिंग से हट के मीटिंग वाली बात और कोई करता है। जो सीसीआई की असल वीकनेस है, मैं आपके साथ ऐसे 3 4 मिसालें शेयर कर सकता हूं कि कोई मसला कोई सूबा या वफाक सीसीआई में ले आता है, शहजाद 10 10 साल तक वो सीसीआई के एजेंडा पे रहता है, कोई फैसला नहीं होता, और चूना लगा रहे होते हैं। बीच में 2 हुकूमतें चेंज हो जाती है। अब ये मेरे जैसे रिसर्चर को बाद में पता चलता है कि भाई ये तो 10 साल से चल रहा है। जी सर, अगली मीटिंग इस कमेटी बना दे, वो कमेटी बना दे। अच्छा, जहां पे फैसले हुए भी है उन पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। इसलिए ये मेजोरिटेरियन फेडरल स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है। गवादर पोर्ट, गवादर पोर्ट को जब जनरल मुशर्रफ ने पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी के हवाले किया, 2008 में जब बलूचिस्तान में हुकूमत बनी, जमहूरियत की बहाली हुई, तो पीपल्स पार्टी की उस वक्त की हुकूमत के वजीर आला थे नवाब असलम रईसानी साहब। तो उन्होंने जब देखा, तो पोर्ट जो था उस वक्त अब भी एक फेडरल सब्जेक्ट है, कि गवादर पोर्ट में पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी ने जो कमिटमेंट्स दिए थे वो पूरे नहीं कर रहे हैं। तो उस वक्त वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मिलकर उनके खिलाफ एक वो शुरू की कि इनसे हम ये पोर्ट वापस ले ले, किसी और को देंगे। असलम रईसानी साहब का मौकफ ये था कि ये बलूचिस्तान को मिल्कियत देते, हमको इंटरनेशनल बिडिंग के थ्रू किसी इंटरनेशनल कंपनी को देते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, 3 साल इन्होंने मिलकर जद्दोजहद की। और उस वक्त इस जदोजहद के साथ साथ असलम रईसानी की डिमांड पर वफाक ने एक बिल तैयार किया कि जिसमें यह तय हुआ कि चलो पोर्ट्स हम सूबे को नहीं दे सकते क्योंकि कराची पोर्ट की सेंसिटिविटी है। कराची पोर्ट अगर आपने सूबे को दे दिया ये तो बड़ा मसला बनेगा। अलबत्ता गवादर पोर्ट की जो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट है उधर बलूचिस्तान को हम ज्यादा इख्तियार दे देते हैं। वो कैसे, कि जो चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी का होगा वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान या उसका नॉमिनी होगा, और जो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें 51% मेंबर्स बलूचिस्तान के होंगे। नाउ दिस इज अ रीजनेबल सजेशन। 2009 में यूसुफ रजा गिलानी के वजीर आजम होते हुए ये बिल कैबिनेट से पास हुआ। इट नेवर मेड इट टू द नेशनल असेंबली। यानी कैबिनेट एक बिल पास करती है तो उसको तो महीने 2 महीने में एक ऑटोमेटिक निजाम होना चाहिए नेशनल असेंबली तक जाए, नहीं किया। इस दौरान किसा मुख्तसर सुप्रीम कोर्ट के केस या और प्रेशर की वजह से पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी से ले लिया। उस वक्त जरदारी साहब और इनकी कोशिश थी असलम रईसानी को ये, इन्होंने कन्विंस की कि आप ये डायरेक्ट चाइनीज को दे दें। रईसानी साहब ने इसको रेजिस्ट किया। और ये अगर आपको याद हो ना, ये तो मतलब हकायक ये 2012 में बलूचिस्तान में 3 महीने के लिए गवर्नर राज लगा, और वो रईसानी साहब को इन्होंने एक उसके खिलाफ कैंपेन चलाई। पीपल्स पार्टी ने अपने ही वजीर आला को गवर्नर राज लगाया। उन 3 महीनों में एक गैर ट्रांसपेरेंट तरीके से ये जो गवादर पोर्ट है इसको जो मौजूदा चाइनीज जिस कंपनी के पास है इसके हवाले किया गया। यानी पीपल्स पार्टी के अपने वजीर आला की मर्जी और उसको के बरखिलाफ। तो वो जो बिल था उसमें भी अमल दरामद नहीं हुआ। खैर, आगे फास्ट फॉरवर्ड 2014, डॉक्टर मालिक सीएम है, वो आते हैं। डॉक्टर मालिक ने 2010 में 18वीं तरमीम पे दस्तखत इस शर्त पे किया, तो वो उस कमेटी का मेंबर थे। रजा रबानी ने उनको कमिटमेंट दे दी। डॉक्टर मालिक का मुतालबा यह था कि पोर्ट्स को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया जाए। रजा रबानी और उन्होंने इनको कहा कि भाई ये हसास मामला है, आपको उनके साथ एक अलग मुआहदा तय हुआ कि हम अभी आप इस पे दस्तखत कर ले, कंसेंसस ना खराब करें, हम एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के थ्रू बाद में गवादर बलूचिस्तान के हवाले कर देंगे। उन्होंने उस पर दस्तखत किया। जो उनके साथ मुआहिदा हुआ उस पर कभी अमल दरामद नहीं हुआ। 2014 में डॉक्टर मालिक वजीर आला बनते, उन्होंने ये इशू फिर उठाया, सीसीआई में लेके गए। सीसीआई में उस वक्त जो 2009 में जो बिल था, जो कैबिनेट ने फेडरल कैबिनेट ने पास किया, उसका डिसीजन सीसीआई ने उसी तरह एक डिसीजन दिया, वो आज भी मिनट्स में पड़ा है कि ठीक है,
गवादर पोर्ट अथॉरिटी का चेयरमैन बलूचिस्तान चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे आएगा, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है गवादर पोर्ट का, उसमें 51% मेंबर्स बलूचिस्तान के होंगे। अब आज 10-11 साल गुजर गए हैं। इसमें ये जो छोटा पार्ट है कि जो चेयरमैन जो है वो बलूचिस्तान का ऑफिसर होता है, वो उस पर अमल दरामद हो रहा है। जो जीपीए एक्ट को चेंज करके बोर्ड में 51% मेंबरशिप बलूचिस्तान की रखनी थी, 11 साल गुजर गए, आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अब ये सीसीआई का डिसीजन है। तो वो जब मैं कहता हूं कि अब क्या करें, फोरम्स यही है, फोरम्स से फैसले भी करवा लेते हैं, अमल दरामद नहीं। तो सीसीआई फैसले नहीं कर पाता, सीसीआई जो फैसले करती है उस पर अमल दरामद नहीं। सीसीआई सेक्रेटेरिएट अभी 2021-22 में जाके लंगड़ा लूला सा सेक्रेटेरिएट इन्होंने बना दिया है। तो सीसीआई इस वजह से जो उसका रोल था वो नहीं कर सका। और बहुत सारे मामला ये जो जो वफाक में जो शेड इंटर प्रोविंशियल नेचर के मामला है, पानी, बिजली, गैस, ऑयल, मर्दमशुमारी, इन सब पे जो इश्यूज है वो इस वजह से कि सीसीआई इफेक्टिवली नॉन फंक्शनल है। और जिसकी वजह से आइन में जो आपने मैकेनिज्म दिया हुआ था उसको आपने गैर फाल किया हुआ है। तो ये 18वीं तरमीम की अगर आपकी इजाजत तो आखिर अब वो जो गैस वाले पे भी पे आने से मुख्तसर पहले सी बात कर मैं दूं। शिकायत अपनी दर्ज करवाना चाहता हूँ, सिंस नाउ पीडीपी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आई सपोर्ट एंड आई लव द वर्क दैट दे डू। उन्होंने भी मुझे ये सिखाया है कि यूजिंग लंगड़ा लूला एज एन इंसल्ट इज पेजोरेटिव टू द डिसेबल्ड कम्युनिटी। तो तो मेरी ये शिकायत है कि आपने ये किया। नहीं, आई थिंक ये जिसने भी आपको ये कन्वे किए, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड आई अपोलोजाइज। और अगर मेरे इस लफ्ज़ से कोई हमारे दोस्त या सुनने वालों को किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो वो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आई थिंक ये बिल्कुल एक इतनी सेंसिटिविटी हमें होनी चाहिए। हम अपने अल्फाज में हमने वो इतने इंटरनलाइज किए होते हैं कि बाद औक़ात हमें पता नहीं चलता। सो आई आई रियली अप्रिशिएट एंड आई टेक बैक माई वर्ड्स। जी सर, गैस। तो अब आते हैं गैस और उसकी तरफ। अब आर्टिकल 172(3) असल इंस्ट्रूमेंट था जिसपे ये रो रहे थे बलूचिस्तान और सिंध वाले। उस पे अमल दरामद क्या था कि जी पहले इन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट टू एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स के जो एग्जिस्टिंग मुआहदे हैं, उसको आप नहीं छेड़ सकते हैं। तो 5 साल तो उसका तो वेट करें, चलें उसका वेट करते हैं। खुदा का करना ये हुआ, बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा फील्ड है गैस का, सुई वाला, वो पीपीएल के साथ मुआहदा था, वो 2015 को एक्सपायर हुआ। अब 2015 को जब एक्सपायर हुआ, बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा अब तो एक्सपायर भी हो गया है, अब ऐसा करते हैं ये मुआहिदा खत्म करें, पहले आके एक नई स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं, एक कंपनी जिसमें 50% ओनरशिप, बोर्ड, मैनेजमेंट आपकी, 50 हमारी। और फिर हम एक प्रोसेस के तहत टर्म सेट करते हैं, पीपीएल को देना किसी और को देना है, वी विल डिसाइड। तो वफाक ने कहा वो करना था, उन्होंने नहीं किया। उस वक्त गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया, डॉक्टर मालिक ने बड़ी हद तक दो की। फिर 2016 में एक टेम्पररी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एग्री हुआ कि इस पे अमल करते हैं, उस पर भी अमल नहीं हुआ। खैर, 2015 से 2023 तक पीपीएल गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से सुई से गैस एक्सट्रैक्ट करता रहा, और वफाक क्या करती रही, उसको एसआरओज के थ्रू हर साल 1 साल की एक्सटेंशन देती है। अब ये 18वीं तरमीम, यानी पहले तो बलूचिस्तान का गैस आप खत्म कर चुके हैं। अब जब वो थोड़ा सा रह गया तब आपने मिल्कियत 50% शेयर की। ये आपने अख्तर मेंगल से एक सवाल पूछा था ना, ये मैं उसको जरूरी समझता हूँ। मैंने एक दो और उस पर भी देखा, किसी ने आपको पोस्ट किया था सवाल कि जी टैक्स कलेक्शन में बलूचिस्तान का कोई शेयर नहीं है, तो हम बलूचिस्तान को जो वर्टिकल ट्रांसफर कर रहे हैं तो बलूचिस्तान के साथ तो एक तरह से अच्छाई हो रही। तो उसके भाई दो जवाबात है। एक तो ये कि टैक्स कलेक्शन की जो वॉल्यूम है, क्वांटम है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अगर आपने तारीखी तौर पर उधर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करवाई ही नहीं और आज उधर से टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा। दूसरा जो है, मुल्क में टैक्स कलेक्शन के अलावा जो आपने 70 साल बलूचिस्तान का गैस सारा खाया है, आपने यूज किया है, और चूंकि ताकत आपके पास थी उस वक्त आपने डिक्लेयर किया कि गैस जो है वो वफाक की मिल्कियत है। तो वो कैसर बंगाली साहब ने जो स्टडी की है, वो तो सिर्फ सब्सिडी की है, 8 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन तो सिर्फ सब्सिडी है। ये पूरा गैस आपने यूज किया है, उसकी क्या कीमत है? वो ये जो आपके एनएफसी फिजिकल ट्रांसफर या उसे उसकी ये 70 साल की जरा वैल्यू निकाले और फिर उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके निकाले तो फिर वो सामने आएगा।
तो आपने उस दौरान तो इसकी मिल्कियत अपने पास रखी। अब जब आखिर में भी आप मिल्कियत 50% दे रहे हैं, उस पे अमल दरामद का नतीजा ये है। अच्छा, बलूचिस्तान के पास क्या फोरम है, एहतिजाज करें, लेटर्स लिखें, इंस्टीट्यूशनल फोरम्स पे जाए, सब किए। सीसीआई में गया मामला, कोई कमेटी बनी, कमेटी 5 साल इधर उधर, कोई मानीखेज फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में गया, वो सुप्रीम कोर्ट डंडी मारता है ऐसे मामला पे। अच्छा, उसके बाद सेनेट में गया। सेनेट में मैंने आपको बताया था कि फिर सेनेट में कमेटी बनी, रजा रबानी साहब ने एक रूलिंग दी, सूबों वफाक को बुलाया, और उन्होंने सूबों का मौकफ सही तस्लीम किया। आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अभी कोई महीना दो महीना पहले ये मौजूदा हुकूमत में सुना है कोई मुआहदा हुआ है, उसकी भी कोई तफसील सामने नहीं है मेरे पास कि मैं उस पर कमेंट कर सकूं। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप देखें, जो 18वीं तरमीम के तमाम वो क्लॉजेस जिसका इम्प्लीमेंटेशन का इख्तियार वफाक के पास है, शेड रूल वाले, उस पर अमल दरामद नहीं है। जो सूबों के पास पहले से थे या वो थे, उन पे अमल दरामद रीजनेबली है। ये नेचुरल रिसोर्स, ये सीसीआई और इंटर प्रोविंशियल नेचर के उस पे वीकेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है। आखिर में आई थिंक लोकल बॉडीज पे, जो सूबों का सबसे बड़ा वो असल में लोकल बॉडीज का निज़ाम ना लाना और उस पे इम्प्लीमेंटेशन ना करना। यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा, बड़ी लंबी मैंने तकरीर कर ली। तो इसी से लिंक हो जाता है कि अब जब मिनरल्स मिले हैं, कहने को जी 6 बिलियन आ जाएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान बदल जाएगा, दुनिया का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है रेयर अर्थ मिनरल्स में। तो आपकी क्या राय है अब जो ये बलूचिस्तान से मिनरल्स एक्सट्रैक्शन होने वाली है? जी देखिए, मैं तो पड़ी, मेरी कोई 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले पता नहीं किसके साथ कोई डिस्कशन हो रही थी, मेरे ख्याल से वो, मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी, मैं वैसे ही इजहार करा था, सुन ली। मैंने कहा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट्स है, और जो इस वक्त ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है और ट्रेड वॉर चल रही है, और उसमें जिस तरह से खुल के अमेरिका जो क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है, उनकी तलाश में बिल्कुल ओल्ड स्टाइल इंपीरियलिस्ट बन के लग गया है। तो आई मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि पाकिस्तान के पास तो बेचने को कुछ और है नहीं, ये बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा के मिनरल्स हैं, जिसमें अमेरिका की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होगी। और सब डिपेंड ये करता है कि चाइना को ये नाराज करते हैं या उसको किसी तरह मना लेते हैं। तो आई वुडेंट बी सरप्राइज्ड कि ये काम आगे बढ़े। लेकिन खैर, अब तो ये जो मिनरल्स की बात है, मेरे ख्याल से पहले तो ज़रा बात करें। अभी आजकल एक डिस्कवरी ये हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में मिनरल्स बिल है, और उस पे बड़े इख्तलाफात है कि जी ये सूबाई खुद मुख्तारी पे एक बड़ा इशू है। और उसके अलावा फिर उसी को तहकीक करते करते मुझे पता चला कि बलूचिस्तान का तो महीना पहले ही अप्रूव हो चुका है, असेंबली से पास भी हो चुका है। मैंने कहा यार ये तो कमाल बात है, बलूचिस्तान में भी किसी को नहीं पता, तो उधर 2 दिन से बलूचिस्तान में भी अब एक सियासी हंगामा हुआ हुआ है। तो पहले मेरे ख्याल से मैं इससे शुरू करता हूँ कि ये क्लैरिटी सबके लिए ज़रूरी है। बड़े पढ़े लिखे लोग इस गलतफहमी में पड़ते हैं कि 18वीं तरमीम ने मिनरल सूबों के हवाले किए। भाई, मिनरल्स पे कुल्ली जुज़वी इख्तियार सूबों के पास था 18वीं तरमीम से पहले भी। सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो मिनरल्स है, जिस तरह यूरेनियम वगैरह, वो वफाक के पास है। उसके अलावा मिनरल्स पे मुकम्मल सूबों का इख्तियार है, वफाक का कोई इसमें आईनी तौर पर किरदार नहीं है। अब उस पे अमल दरामद जो है वो बलूचिस्तान की हद तक तो अमल दरामद, ऑयल एंड गैस की मैंने आपको कहानी बनाई, मिनरल्स की भी उस पे अमल दरामद नहीं है। मैंने आपको सेंधक की कहानी बनाई थी। सेंधक हालांकि छोटा प्रोजेक्ट है, तो सेंधक असल गेम तो रेकोडिक है भाई, द गेम इन द टाउन जो है वो रेकोडिक है। तो सेंधक में वो उन्होंने 2002 में एग्रीमेंट किया 10 साल के लिए, और उसमें 48% प्रॉफिट इस्लामाबाद, 2% बलूचिस्तान को, वो भी प्रॉफिट नहीं, रॉयल्टी देते थे, और 50% चाइनीज कंपनी को। आगाज हुकूक के बलूचिस्तान में ये कमिटमेंट हुई कि बलूचिस्तान को ट्रांसफर किया जाएगा, फिर नहीं किया। और फिर इन्होंने ये एहसान किया कि जी जो वफाक अपना शेयर लेती है 50%, उसमें से कोई 25-30% बलूचिस्तान को देंगे। जबकि होना ये चाहिए कि सारा ट्रांसफर करे। और वफाकी ब्यूरोक्रेसी का एक्सक्यूज क्या है कि जी वो जो ओरिजिनल हमने कोई 27-30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, वो वफाक ने की थी। तो भाई आपने 2002 से अभी तक जो प्रॉफिट्स में डिविडेंड सारे निकाले हैं वो भी जरा बताएं, वो आपने कितने लिए? 50-50% प्रॉफिट लेते रहे। तो ये एक दिलचस्प बात मैं इसलिए कर रहा हूं, ये सेंधक के केस में भी, अभी जब ये सुई वगैरह में पीपीएल के साथ जब बलूचिस्तान हुकूमत या सूबे कहते हैं कि आ जाएं 50-50%,
तो वफाक में एक ये बड़ी, एक ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की गिमिक है, एक जुगाड़ है। वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग उससे प्ले करते हैं कि जी कंपनी की बड़ी लाइबिलिटीज अगर आपको ट्रांसफर की तो आपको तो ये गले पड़ जाएगी। अब वो प्रोविजन ब्यूरोक्रेसी हाथ उठा लेती है। अब जो असल वो ये है कि भाई एसेट्स और वो ये आपका मसला है। आपने प्रॉफिट कितना लिया है, आप इस चीज के कोई मालिक नहीं थे। आपने एक इन्वेस्टमेंट की, उस पर रिटर्न्स कितने लिए। और फिर एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक उसूल है कि 10 साल में जो आपके एसेट्स थे वो तो वैसे ही डिप्रिशिएट होकर जीरो पे आ गए हैं। तो एक डिप्रिसिएशन वैल्यू अगर ऐड करें तो आपके एसेट्स की वर्थ तो वैसे ही कुछ नहीं रहती। और हाँ, रिटर्न्स देखें, अगर उसके बाद भी आपके कोई ओरिजिनल उसकी बाकी रहती है तो उस पर बात हो सकती है। तो ये आज तक वो सेंधक में फिर यही फार्मूला चल रहा है। तो मिनरल्स पे उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। उसके बाद रेकोडिक का मसला आया। रेकोडिक में हमने देखा तो रेकोडिक की जो डील हुई है उसकी कोई पब्लिक डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन जो मीडिया से इतलात सामने है वो यही है कि 50% जो बैरक गोल्ड है, 25% फेडरल गवर्नमेंट है, और 10% बलूचिस्तान को फ्री कैरिड बेसिस पे इक्विटी है, 15% उनको कंट्रीब्यूटरी इक्विटी है, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन वहाँ की हुकूमत करेगा। ये इमरान खान साहब ने एक फेवर किया था उस वक्त बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ, जिसका मतलब है कि नेट शेयर बलूचिस्तान का 25% बनता है। लेकिन इन सब पे बात तब की जा सकती है जब अब 2028 ऑनवर्ड इस पे कोई अमल दरामद होगा। अब आते हैं जो मौजूदा बिल है उसको जरा देखते हैं कि उसमें असल इश्यूज क्या है, और ये जो अवामी डिबेट है, ये मिथ है, परसेप्शंस क्या है। पहली बात ये कि जी सूबाई खुद मुख्तारी पे बहुत बड़ा हमला। तो जो मेरी ऑनेस्ट वो है, जो खैबर पख्तूनख्वा वाला बिल आया, बिल दोनों एसआईएफसी ने तैयार किए। एसआईएफसी की निगरानी में कंसल्टेंट्स ने तैयार किए। उन्होंने फिर एक खत के थ्रू तमाम चीफ सेक्रेटरीज को भेजे। तो उसमें जो ज्यादा वफादार है बलूचिस्तान वाले, उन्होंने मन वन वो आगे जाके एक दो माइनर चेंजेस करके असेंबली से अप्रूव करा लिए। जिधर हिस्ब इख्तलाफ है खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई, शुक्रिया पीटीआई की जो अंदरूनी सियासत है कि वो उसकी वजह से ये बिल सामने आया, वरना हमें आज भी ना पता चलता कि बलूचिस्तान ने ये पास कर दिया है। तो खैबर पख्तूनख्वा ने जो उसमें चेंजेस किए वो मस्बत चेंजेस है। मसलन खैबर पख्तूनख्वा बिल पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये सूबाई खुद मुख्तारी को सरेंडर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि असल में जो इसमें कंटेंशियस क्लॉजेज है वो ये है कि कोई 2 दर्जन से ज्यादा क्लॉजेज है जो मिनरल डेवलपमेंट, मिनरल वैल्यू चेन, मिनरल रेगुलेशन, उसके फाइनेंशियल मैटर्स, रॉयल्टी फिक्स करना, टैक्सेशन, गारंटीज, उनमें इन्होंने क्लॉजेज डाले हुए हैं कि जी एक फेडरल मिनरल विंग है, उसकी सिफारिशात पे सूबाई हुकूमत ये करेगी, उसकी सिफारिशात पे। अब आईनी तौर पर फेडरल मिनरल विंग या फेडरल का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो केपी हुकूमत ने क्या किया है, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि उन्होंने हर जगह और कर दिया है कि बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जो उनकी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है, और दे कैन कंसिडर द रिकमेंडेशंस ऑफ द फेडरल मिनरल विंग। तो इफेक्टिवली वो सरेंडर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में तो इसका भी मिसयूज हो सकता है। तो ये रिडंडेंट है, ये क्लॉजेज जहां पे आपने और डाल दिया तो वो रिडंडेंट है, तो इनको फिर खत्म ही होना चाहिए, इनको ऑल टुगेदर डिलीट करना चाहिए ताकि ये मिसपरसेप्शन होना। एक दो जगह नेशनल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स के लिए टेम्पररी परमिट्स की बात की गई है, और उसमें स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, जो फेडरल गवर्नमेंट के स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस है, उनको भी वो मिल सकते हैं टेम्पररी परमिट्स डायरेक्ट उसके थ्रू। ये भी एक खतरनाक क्लॉज है और इसके इश्यूज बन सकते हैं। तो सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से केपी वाले एक्ट में ये दो छोटे मसले हैं, उस एक्ट में और मसले हैं, लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी के कोई बड़े मसले नहीं है। बाकी बहुत सारी बातें जो है वो पोर अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे। बलूचिस्तान के एक्ट में बड़ा मसला है। बलूचिस्तान ने एक्चुअली अपनी सूबाई खुद मुख्तारी सरेंडर की है। बलूचिस्तान ने ये जो 2 दर्जन से ज्यादा क्लॉजेज में जो हर चीज के वफाकी मिनरल विंग की हिदायत या गाइडेंस या रिकमेंडेशंस पे करनी है, वो एज इट इज लिख दिया है। एक तरह से अपने पास सिर्फ रिव्यू का इख्तियार रखा है कि हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, जो कि मैं समझता हूं गैर आईनी है। भाई आप अपना पावर कैसे सरेंडर करें, रिव्यू नहीं, आपका काम है ये सारे रिकमेंडेशंस बनाना, ड्राफ्ट करना, एग्रीमेंट्स, ये सब आपका काम है। और वफाक ने अगर कोई तजवीज देनी वो तो वैसे भी दे सकता है, आप माने या ना माने, लेकिन उसको आइन में आपकी वो अपनी पावर जो है वो अथॉरिटी सरेंडर करें। तो बलूचिस्तान का एक्ट ज्यादा खतरनाक है, और वो माशाल्लाह से एक दो दिन की स्पेस में, और किस दिन पास हुआ देखें, गेस करें, जिस दिन ट्रेन हमला हो रहा था। तो इधर मीडिया में सारी वो कवरेज चल रही है, बलूचिस्तान असेंबली में भी डिबेट हुई चल रही है।
बीच में एजेंडा में जो है ये बिल डाल के उसको पास करवा दिया, वो अप्रूव हो गया। खैबर पख्तूनख्वा वाला जो है वो अभी तक रहता है। मैं ये समझता हूँ कि दोनों के बिल में सूबाई खुद मुख्तारी वाले तो मैंने नुकात बता दिया। आप वैसे पता लगा है, हो सकता है सिंध में भी पास हुआ हो, किसी को पता ना हो ये आपने तहकीक करें। पीटीआई वालों की ईद करवा दी है, मुझे यकीन है इस वक्त पीटीआई वाले जो यूट्यूबर्स ये देख रहे हैं वो बोलेंगे कि आर्मी ने करवाया ही जाफर एक्सप्रेस इसलिए था कि वो मिनरल पास करवा दे। आपने ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी के जड़े दे दिए ना उनको। अभी आप देखें 2+2 करके कितने व्लॉग्स आते हैं इस चीज के ऊपर। इसमें हाँ नजम सिटी जैसे जो लोग हैं वो तो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई वफाक इसलिए करती है क्योंकि सूबों में कैपेबिलिटी नहीं है। डायरेक्ट गोल्ड से नेगोशिएट करना, इन्वेस्टमेंट लाना, ये सब करना ये बेचारे सूबे कर नहीं सकते ना, तो इसीलिए वफाक को करना पड़ता है। ये सूबों की वैसे भी कैपेसिटी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड है। नहीं, इसमें मैं ये सवाल करूंगा कि वफाक की अपनी क्या कैपेबिलिटी है। मैं बहुत सारे आपको वो दिखाऊंगा कि वफाक अपनी कारकर्दगी बताए कि उनकी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर कैपेबिलिटी। जी, सूबों में कैपेसिटी के इश्यूज डेफिनेटली है। टेक्निकल कैपेसिटी माइंस मिनरल पे आते हैं, बल्कि ये अच्छा सवाल है, इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। जो मैं समझता हूँ इस वक्त ये बिल इट्सेल्फ केपी किया तक इतना बड़ा इशू नहीं, बलूचिस्तान में बहुत बड़ा इशू है। इश्यूज इसमें दो है, एक इसका टेक्निकल साइड, दूसरा इसका पॉलिटिकल साइड। पॉलिटिकल साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पॉलिटिकल से स्टार्ट करता हूं। आप याद रखें कि ये जो माइनिंग के प्रोजेक्ट्स है, इनकी कुछ यूनिक बातें हैं। एक, ये कैपिटल इंटेंसिव है। दूसरा, ये टेक इंटेंसिव है। तीसरा, इनके लिए बड़ा पेशेंस कैपिटल चाहिए। इनके रिटर्न शॉर्ट टर्म में नहीं है, इनके रिटर्न लॉन्ग टर्म में है। अब इसका पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए इम्प्लीकेशंस क्या है? इम्प्लीकेशंस ये है, हमारे पास माशाल्लाह इस वक्त ये तीनों नहीं है। ना पेशेंस कैपिटल है हमारे पास, ना कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है, और ना ही हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो जिसका मतलब है इस वक्त इन हालात में ये पॉसिबल ही नहीं कि आप ड्यू डिलिजेंस करके वेल थॉट आउट इंटरनेशनल डील्स निगोशिएट कर सके, जिसमें सूबों के, मकामी आबादी के और उन सब के इंटरेस्ट का तहफुज भी हो, मुल्क के मफादात का तहफुज भी हो। उसकी वजह क्या है? अब पहले इसी पे आते हैं। पहले तो सियासी हुकूमत की इस वक्त लेजिटिमेसी नहीं है, बहुत वफाकी और सूबाई। बलूचिस्तान में ये सूबाई हुकूमत, खुदा न खास्ता, ये अगर ना ये कुरान और हदीस से भी कोई चीज निकाल के लिखेंगे, लोग इनकी बात पे यकीन नहीं करेंगे जब तक खुद ना देखें। इतनी मसनूई हुकूमतों के होते हुए आप इतने बड़े डील्स करेंगे, उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि इनकी जब पॉलिटिकल अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं रहेगी, वही होगा जो रेकोडिक के पिछले डील के साथ हुआ, वही होगा जो आईपीपीस के साथ आपने किया है। देखिए ना, आज आईपीपीस को आर्म ट्विस्ट करके हम्म। जबरदस्ती रिनिगोशिएट करवा रहे हैं। चाइनीज को आप, वो जोर है, उनको छेड़ नहीं सकते, बाकी सबको तो आपने जबरदस्ती आर्म ट्विस्ट किया है। तो अगली हुकूमतें आएंगी, हो सकता है हालात तो यही नहीं रहने, 5-10 साल बाद वो कहेंगे कि इसको खत्म करें, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क होगा। एक तो ये। दूसरा, जो इसमें टेक्निकल फाइनेंशियल वो चाहिए ड्यू डिलिजेंस, हमारे वफाक की भी कोई कैपेसिटी नहीं है। आप सब काम कंसल्टेंट से ही करवाते हैं, तो उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। ये इस तरह हरिडली निगोशिएटेड डील्स आपने चाहे सीपेक में आईपीपीस की, उससे पहले की, रेकोडिक की, आज उन सब का आपके सामने है कि उसका क्या अंजाम हो रहा है। तो ये इन हालात में इन सियासी हुकूमतों की क्रेडिबिलिटी और लेजिटमेसी को देखते हुए, फिर एसआईएफसी एक खुद एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। तो इन हालात में ये ज्यादा बड़े मसाइल है। मैं जो एक बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट जो है, चूंकि इन हमारी इलीट्स के इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म है, तो इन हालात में अगर वो कोई डील्स करेंगे भी, वो यकीनन फिर यही होगा कि वो अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, या जो लोकल कम्युनिटी है, मकामी आबादी है, उसके मुकाबले में। इसी पे मैं ये कंक्लूड करूंगा, और मैं एक अलग सवाल में इस पे भी बात करना चाहूंगा कि क्यों इन माइनिंग प्रोजेक्ट्स का मकामी आबादी को फायदा नहीं होता, उसके रूट कॉज किया, और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। यानी सर बिस्मिल्लाह करें, खुद ही आपने सवाल पूछ लिया, कब जवाब देते। जी, देखें, ये तो माइनिंग गवर्नेंस में तीन उसके एस्पेक्ट्स हैं। एक, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के ऑप्टिमल
असाइनमेंट ऑफ रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो, कि सरकार को प्राइवेट सेक्टर चूना ना लगाए, प्राइवेट सेक्टर ये बैरे गोल्ड, ये जाहिर बात है इनकी लीगल टेक्निकल फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा। फिर ब्राइब्स और ये भी सारे इश्यूज हो सकते हैं। फिर एक मसला पाकिस्तान के फेडरल निजाम में प्रोविंस वर्सेस सेंटर का है। तीसरा जो इसका डायमेंशन है वो गवर्नमेंट वर्सेस कम्युनिटी का है। जो सबसे बड़ा मसला है और आगे भी बनेगा, जो कि ये दोनों बिल उसका कोई इलाज नहीं देती, वो ये है, लेट्स से ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर का मसला भी हल हो जाए, वफाक सूबे का मसला भी हल हो जाए। असल बात ये है कि ये जो लार्ज स्केल माइनिंग है इनका फायदा लोकल कम्युनिटीज को कैसे पहुंचे, इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह कैसे ना हो। ये बात जो है, ये दोनों बिल उसमें मुकम्मल तौर पर वो रिवायती ऐसी बातें लिखी हुई है हवाई, जिसमें ना कोई अमल हो सकता है ना उसका कोई अमली तौर पर कोई नतीजा निकाला जा सकता है। अब मैंने जो फिर पूरा ये निज़ाम समझने की कोशिश की, उसमें जो सामने आया है, बुनियादी बात यह है कि लार्ज स्केल माइनिंग में बलूचिस्तान में यह मसला ज्यादा गंभीर इसलिए भी है, बलूचिस्तान में 70% लैंड अनसेटल्ड है। अब अनसेटल्ड लैंड इसलिए है कि बाकी उसमें अंग्रेजों ने सेटलमेंट की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ इलाकों में की, बलूचिस्तान में इसलिए कि लैंड नॉन प्रोडक्टिव थी। अब जब मिनरल्स की वो हो गई है, वो लैंड कीमती हो गई है। अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने ये एक वतीरा बना लिया था कि अनसेटल्ड लैंड वो अपना हक समझता है। तो ये फिर वो लैंड मकामी आबादी कम्युनिटीज की है, मकामी कबाइल की है, उनकी जमीनें हैं, काश्तकारियां हैं, और कहीं पे ये लाइव स्टॉक के लिए रेंज लैंड्स हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम है। तो फिर ये बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने एक बड़ा तारीखी प्रोग्रेसिव फैसला दिया उस वक्त, जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने। और फैसला ये दिया कि जो ये जो जमीनें इनकी मिल्कियत किसकी है, उन्होंने ये किया कि ये मकामी आबादी और कम्युनिटीज की मिल्कियत है। सरकार को किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए चाहिए तो वो सेक्शन 4 और रूल्स बने हुए हैं। बाकी ये प्रिज्यूम करना कि सरकार ही डे वन से इसकी ओरिजिनल मालिक है, ये गलत बात है। अब जहां पे कबीलों की मिल्कियत है जमीनें, वहां पे आप 500-500 एकड़, 400-400 एकड़ पर आप लार्ज स्केल माइनिंग के लिए लाइसेंसेस दे रहे हैं, लीजेस कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में मकामी आबादी की कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई से या इनपुट नहीं है। जिसके नतीजे में क्या होता है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ नेगोशिएट करती है और उसमें अपने लिए कुछ रख लेती है, रॉयल्टी और वो मकामी आबादी को फायदा क्यों नहीं होता? एक तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका कोई से नहीं है। दूसरा जो बड़ा फिस्कल फ्लॉ है पाकिस्तान का, और ये तो मैं हैरान हूं, इतनी दुनिया ने इसका इलाज निकाला है, हमने नहीं किया। गैस या नेचुरल रिसोर्स की मद में रॉयल्टी टैक्स या प्रॉफिट में जो शेयर मिलता है वो जाता है सूबाई हुकूमत के अकाउंट 1 में। अब सूबाई हुकूमत वो पैसे अपने मामलात पे खर्च करती है, जिसका मतलब है कि डेरा बुगटी या सुई के गैस के पैसों पे सारा बलूचिस्तान पल रहा है। जिसका मतलब है कि कल मुस्तकबिल में चाही रेकोडिक के उसके पैसों पे पूरा बलूचिस्तान ऐश कर रहा होगा। कोई ऐसा मैकेनिज्म है ही नहीं कि उस नेचुरल रिसोर्स की माइनिंग से जो रेवेन्यू आ रहा है उसका सर्टन पोर्शन आप मकामी आबादी की तरक्की और उस पे लगाएं। सीएसआर के नाम पे एक जुगाड़ और धोखा है, फ्रॉड है, जिसमें कोई 5-6 बच्चों को इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप दे दी, इसको ये वो समझते हैं। तो ये दो बुनियादी इश्यूज है जिसकी वजह से ये जो आगे ये करने जा रहे हैं, अगर ये इसी तरह रहेगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि इसमें लोग इसके खिलाफ उठेंगे। और ये बहुत बड़ा बलूचिस्तान में, क्योंकि लोगों के पास उधर और कुछ नहीं है, जमीन ही वो अपनी एसेट समझते हैं, कीमती समझते हैं, और एक तारीख है, उसने पहले से माइंड बनाए हुए हैं। तो मैं समझता हूं उसको ठीक करने के लिए फ्रेमवर्क में 2-3 मेजर तब्दीलियां लानी चाहिए। एक तो ये, मैंने बाकी मुल्कों में देखा, रिसोर्स रिच मुल्कों में क्या हो रहा है, तकरीबन तमाम मुल्कों में ये हो रहा है कि उधर एक लोकल बॉडीज चूंकि एग्जिस्ट करती है, जो गैस एक्सट्रैक्ट हो रहा है और उस पर टैक्सेशन रॉयल्टी, चाहे वो प्रोविंशियली कलेक्ट हो रही हो सेंट्रली कलेक्ट हो रही हो, उसका सर्टन पोर्शन उन्होंने लोकल बॉडीज को दे रहे हैं उस इलाके के, उसको कि वहां पे खर्च हो जिधर से गैस प्रोड्यूस हो रहा है, या उन्होंने डेडिकेटेड फंड्स बनाए हुए हैं और उस फंड में वो पार्क होता है। तो पहला काम तो ये होना चाहिए
कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध को, चूंकि लोकल बॉडीज तो हमारे यहाँ है नहीं, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड बनाना चाहिए हर सूबे को। जिधर लार्ज स्केल माइनिंग का प्रोजेक्ट होगा उसमें मैंडेटरी करे कोई 5% रॉयल्टी, जो एक तो सूबे को रॉयल्टी मिलती है, ओवर एंड अबाउ दैट 5% रॉयल्टी कम्युनिटी फंड के नाम पे ये डायरेक्ट कम्युनिटी फंड में जाए। कोई 2% जो कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कंपनी है, कंपनी प्रॉफिट से 2% इसमें आप फंड डालें। उसके अलावा सूबाई हुकूमत अपने रिसोर्सेज में मजीद उसमें डाल सकती है। ये फंड बनाए, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टाइल पे एक स्ट्रक्चर रखें, और उस इलाके में जिधर से रिसोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ये सिर्फ वहां की तरक्की और उस पर खर्च हो। तो एक तो ये अहम बात है। दूसरा, मैंने देखा बाकी मुल्कों में क्या हो रहा है, जिधर लार्ज स्केल माइनिंग है उन मुल्कों में लार्ज स्केल लाइसेंसिंग या एक्सप्लोरेशन और लीज एक्सट्रैक्शन दोनों से पहले कम्युनिटी की प्रॉपर रिटर्न इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लिया जाता है। कुछ मुल्क तो जिस तरह कनाडा, जहां पे ट्राइब्स, इंडिजिनस ट्राइब्स रहते हैं, वहां पे हम्म। तो वो इस हद तक हैं कि उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनी को पाबंद किया है कि आप जाके कम्युनिटी के साथ इम्पैक्ट बेनिफिट एग्रीमेंट साइन करवा लें, उनको राजी कर लें कि उनको इसमें से क्या मिलेगा, फिर हमारे पास आए। तो ये वो बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो इस फंड के अलावा और 5% रॉयल्टी, और सीएसआर के फंड्स 2% कम से कम, हर कंपनी 2 से 3% उनके प्रॉफिट से भी इस फंड में जाने चाहिए। इसके साथ 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 ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का दुनिया में बैन अवी लॉ का पार्ट बन चुका है ये अब। ये एक मैकेनिज्म होना चाहिए। अब मैं इसकी मिसाल देता हूं, वरना अगर ये होगा, अगर ये आप नहीं करते, इससे पता है क्या नुकसान हो रहा है, कि लार्ज स्केल माइनिंग का मकामी आबादी को कोई फायदा नहीं होगा, और ये जो आइडिया है कि मिनरल सूबाई कंट्रोल मिल्कियत है, इसका कोई फायदा नहीं है इफेक्टिवली। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। बलूचिस्तान में क्रोमाइट है, मुस्लिम बाग एक इलाका है। अब क्रोमाइट में स्मॉल स्केल माइनिंग हो सकती है। स्मॉल स्केल माइनिंग के थ्रू मकामी आबादी ने, लोगों ने उधर सारी माइनिंग कर रहे हैं। तो उधर ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा लोग गुर्बत से निकले, और बहुत अमीर लोग उधर इस रिसोर्स की वजह से बने। तो आम आदमी को फायदा है। लेकिन इसके मुकाबले में रेकोडिक और सुई ले लें। अब रेकोडिक और सुई में चूंकि वो स्मॉल स्केल माइनिंग तो हो नहीं सकती, इनका ये कैपिटल और टेक इंटेंसिव है, वो लार्ज स्केल माइनिंग पे चली गई। और लार्ज स्केल माइनिंग में चूंकि रॉयल्टी है वो आप सारा सूबे को दे देते हैं, उनको कुछ बचता नहीं है, सीएसआर में आप चूना लगाते हैं। तो मुस्लिम बाग के लोगों ने अपने छोटे से क्रोमाइट से जितना फायदा उठाया है, वो रेकोडिक चागी के लोगों ने ना रेकोडिक सेंदक से उठाया, ना सुई का बंदा वो गैस से उठा सका है। तो ये अहम पॉइंट है, क्योंकि अगर, यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर तमाम कानूनी तकाजे पूरे भी हो, मौजूदा मिनरल लीगल गवर्नेंस फ्रेमवर्क में मकामी आबादी को कोई फायदा पहुंच ही नहीं सकता इस तरह से। ये रेडिकली चेंज करना पड़ेगा, जिसमें दो तीन मैं बता रहा हूं कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट मकामी लोगों का। अभी मेरे इलाके में किला अब्दुल्ला पेशीन में मसलन अनसेटल्ड लैंड है, कबीलों की जमीनें 200-200 एकड़, 500 एकड़, 400 एकड़ जमीन आपने दे दी है पीएमडीसी को, फेडरल इदारे को, किसी को पता भी नहीं है मकामी तौर पर। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा कि हमें पता भी नहीं है, आपने 400 एकड़ अलॉट कर दिया। वो जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो सारा ट्रांसपे ओपेक है। तो इन अलॉटमेंट और लीजेस में उससे पहले प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स में कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन, और थर्ड जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू में से जो ये मैं फंड की बात कर रहा हूं, आई थिंक ये रेडिकल वो चेंजेस है। साथ में ये जो छोटी मोटी इंप्लॉयमेंट, मसलन अनस्किल्ड लेबर में 100% लोकल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर में 50% कोटा रखें, और उसको भी 10 साल 100% पे ले जाने का टारगेट रखें। अगर ये इन चीजों पे अमल करेंगे, तब मैं समझता हूं कि फिर इंटरनेशनल कंपनी आ जाए, वेलकम, कोई वफाकी कंपनी आ जाए, कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज मकामी आबादी को उसका फायदा पहुंचे। वरना अगर सुई वाला हाल या सेंधक वाला हाल होना है, कि सुई पाकिस्तान के, डेरा बुगटी पाकिस्तान के पोरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में से आता है, अब ये वाला अगर हाल रहना है, तो फिर ये जितने मिनरल और वो रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन के ये अभी एक्ट्स और ये चीजें आ रही हैं, और कोई डील्स होने हैं, तो इसका बड़ा सख्त मकामी रिएक्शन आएगा। वो तो हमने तारीख में देखा है कि अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान का कभी फायदा नहीं हुआ। क्या आपको लगता है वफाक का फायदा हो जाएगा सबसे, ये जो पैसे आ रहे हैं? पाकिस्तान की वाह वाह है। जी, आई थिंक वफाक को तो एक शॉर्ट टर्म में फायदा, ये रिलीफ मिलेगा ना, कि डॉलर्स आएंगे, और डॉलर से
आपका जब डॉलर आता है, करेंसी एक्सचेंज रेट स्टेबल होने के साथ साथ रिजर्व्स इंप्रूव होते हैं, तो वफाक को शॉर्ट टर्म में फायदा होगा। लेकिन मुझे ये भी एक बात जरूरी हाईलाइट करना चाहूंगा, अनलेस कि इनके पक्के इरादे हैं कि 10 साल रहना है, जो इनको समझना चाहिए कि भाई मिनरल्स में आपको अभी अगले 2 साल में जल्दी कुछ नहीं मिलने वाला। मिनरल्स के लिए बड़ा पेशेंस कैपिटल चाहिए। तो ये ज्यादा उम्मीदें ना रखें इस पे। हाँ, अगर कोई फूल प्रूफ इनके पास तरीका है 10 साल रहने का, तो फिर डिविडेंड्स आना शुरू हो जाएंगे। और कल मैं अब्बास नासिर साहब का कॉलम पढ़ रहा था, वो बड़ी खतरनाक बात लिखी थी कि बेसिकली वफाक में कुछ सिक्योरिटी क्वार्टर्स की कैलकुलेशन यही है कि बलूचिस्तान में भरपूर ताकत का इस्तेमाल करो, इस वक्त क्रश करो, क्योंकि मिनरल्स की एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो हालात साजगार करने हैं, वो करके जो अभी कॉस्ट हम अदा करेंगे, वो उधर से इतने पैसे आने हैं कि वो कॉस्ट हम बहुत जल्दी आराम से रिकवर करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस तरह की एक खतरनाक सोच उधर है, बट आई थिंक ये बैकफायर करेगी। इस वक्त एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी आम है, अगर हम पॉलिटिक्स पे आ ही गए हैं, कि भाई महारंग और बलोच जो एक रिजेंटमेंट है, उसको खत्म करने के लिए सरदार अख्तर मेंगल को एस्टेब्लिशमेंट ने ही रीलॉन्च किया है, कि एक आदमी जिनकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी है, वो क्रेडिबिलिटी इस्तेमाल करके उनको पावर में लाकर चीजें थोड़ी ठंडी हो जाएं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो बहुत ही बेबुनियाद और फजूल बात है। आई थिंक अख्तर मेंगल को अगर उन्होंने ही लॉन्च करना था तो फिर वो क्वेटा आने भी देते, और फिर उनके डिमांड्स भी पूरे कर लेते। तो मैं नहीं समझता। और आई थिंक इससे ये भी नहीं होगा कि अख्तर मेंगल जो कर रहे हैं उससे मारन की सपोर्ट बेस कम नहीं होगी। हाँ, अख्तर मेंगल को जरूर सियासी फायदा पहुंचेगा, लेकिन उससे कोई मारन की सपोर्ट बेस कम नहीं होनी है। और अख्तर मेंगल कम अज कम अभी तक जो बात कर रहे हैं आपके साथ या बाकी उसमें, उनको क्लैरिटी है कि इस निज़ाम में तो वो बार बार ट्रस्ट कर चुके हैं, तो इससे इनको कोई फायदा होना नहीं है। तो मैं नहीं समझता, ये बिल्कुल बेबुनियाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। थैंक यू सर, आपने 18 अमेंडमेंट मिनरल सारे हमें बता दिए हैं। अगर इसके बाद भी हम लोग जिंदा रहे तो फिर से करेंगे। कोई बात रह गई है जो हमने आज करनी थी? आई थिंक हमने कवर तो सब कुछ कर लिया। नहीं, मेरे ख्याल से आज तो हमने इतनी बातें कर ली है। असल में मसला ये है कि मैंने पिछले 15 साल सिर्फ बलूचिस्तान पे रिसर्च और काम किया है, और मेरे पास इतनी बातें हैं और वो बोलने के लिए होती है कि बातें शुरू होती है वो फिर ख़त्म नहीं होती। तो आज तो मेरे ख्याल से जो हमारा कोटा था उससे ज़्यादा हमने बोल लिया है। जबरदस्त सर। आपने सारे वो लफ्ज इस्तेमाल कर लिए जिससे मेरी आवाम ट्रिगर हो जाएगी, अभी कोटा कोटा लोग शुरू हो जाएंगे कमेंट सेक्शन। चले, अच्छा है थोड़ा तो आपके वो आपके ऑडियंस जो है उनको भी ट्रिगर होना चाहिए बड़े। अभी तो मैंने पहले नहीं पढ़े, अभी ये पिछले उसके बाद से मैं कभी कभी पढ़ता हूँ कमेंट्स, तो बड़े दिलचस्प कमेंट्स आते हैं। और आपकी तो माशाल्लाह आपकी ऑडियंस आपकी बड़ी माशाल्लाह। लॉयल ऑडियंस। माशाल्लाह, आपने मुझे पंजाब से बहुत गालियां खिलवाई हैं। गालियां आपको बहुत पड़ी है, वो पंजाब वाले जो 2 एपिसोड्स आपने किए हैं, तो उसमें गालियां बहुत पड़ी है। लेकिन आई थिंक मुल्क को जो खतरात दरपेश है, तो आपने अजीम तर कौमी मफाद में ये गालियां खाई है, तो कोई बात नहीं है। ये तो अजीम तर कौमी मफाद, आप तो फिर हीरो हैं। जी, अली कोई आफ्ताब सईद भी तमन्ना। कहते हैं कि मैं जो काम करता हूँ बेलॉस करता हूँ, तो मैं भी बस ये बेलॉस कर रहा हूँ। जिक्र आ ही गया उन वीडियोस का, उस पे आपका एक ट्रेडमिल का वॉइस नोट भी है। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि ट्रेडमिल पे होकर भी आप इस तरह अक्लमंदी से हमने गुफ्तगू वो तो कर देखा। सकते हैं। तो ये जाते जाते उन वीडियोस पे भी बस आप तबसरा दे दें कि ये जो इंडिविजुअल एथनिसिटी को ज्यादा अटेंशन दी जाती है एज अपोज टू स्ट्रक्चर्स, इस पे थोड़ा आप रोशनी डालें। जी, जी, मेरे ख्याल से पहले तो ये है कि ये समझना जरूरी है कि जब पाकिस्तान बना, कॉलोनियल लेगेसीज का क्या थी और उसका रीजनल इम्पैक्ट क्या था। तो इस पे तो बहुत काम है कि बहुत इकोनॉमिक सेंस में, पावर स्ट्रक्चर सेंस में, पाकिस्तान बनते वक्त जो है, पंजाब चूंकि आपकी सारी आर्मी की रिक्रूटमेंट नॉर्थ सेंट्रल पंजाब से थी और सर्टन एरियाज ऑफ पेशावर वैली, तो पावर स्ट्रक्चर में पंजाब को एज था। और उस वक्त साथ में मुहाजिर जो उर्दू स्पीकिंग उस वक्त ब्यूरोक्रेसी थी, उनकी डोमिनेंस थी। तो साथ साथ इकोनॉमिकली भी चूंकि ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के मुकाबले में इधर कैनाल कॉलोनीज और एग्रीकल्चर एक एक्सटेंसिव निज़ाम बना था। तो
एक हेड स्टार्ट ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज मिला हुआ था। एक रीजनल इनइक्वालिटीज थी पाकिस्तान बनते वक्त। लेकिन फर्क ये है कि अंग्रेज ने ये फर्क इसलिए रखा कि अंग्रेज तो इस मुल्क का अपना नहीं था, उसको तो सिर्फ एक्सट्रैक्शन करनी थी। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अंग्रेज के ये बहुत अच्छा काम है। बल्कि इसमें अगला आपके साथ एक बुक रिव्यू भी मैंने सेशन शुरू करने हैं, तो एक बुक है, फिर मैं उस सेशन में बात करूंगा कि अंग्रेज के जो इंटरेस्ट थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, दो तीन उसके की मोटिवेशंस थे। एक्सट्रैक्शन सबसे बड़ा, लेकिन ये वाहिद नहीं था। जहां पे एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकती थी वहां पे बचत, फ्रुगैलिटी, के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कम से कम होने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ कमर्शियल एंटरप्राइज। एक आज मतलब मॉडर्न दौर की मल्टीनेशनल कंपनी थी वो। और तीसरी उनकी अहम वो थी जो ब्रिटिश एम्पायर की सिक्योरिटी। तो पंजाब और जिन इलाकों में एग्रीकल्चर सरप्लस एक्सट्रैक्ट हो सकता था वहां पे एक्सट्रैक्टिव इंटरेस्ट थे, इसलिए वहां पे एक्सटेंसिव ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हुई, तालीमी इदारे भी बने। जिधर कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं थे, बलोचिस्तान एंड बल्क ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे उन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बचत भी करनी थी, तो उन्होंने कोई और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम में, तालीमी सियात निज़ाम में इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। तो जब पोस्ट कॉलोनियल स्टेट बना, अब मसला ये है कि काबिज आया वो ये करे, वो तो खैर है, अपनी रियासत तो कॉलोनियल पावर्स की तरह नहीं सोचती कि सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है, या सिर्फ जिधर से कुछ एक्सट्रैक्ट हो सकता है उधर इन्वेस्टमेंट करनी है। जिधर एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकती उधर हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें? तो फिर अंग्रेजों में या एक प्रॉफिट ड्रिवन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में और रियासत में फर्क क्या रहा? बदकिस्मती से रियासत ने भी वही पॉलिसीज जारी रखी। और जो ज्यादा नुकसानदेह बात फिर ये हुई कि ये जो इनफॉर्मल एज था, हेड स्टार्ट था पंजाब को, डिफेक्टो पावर स्ट्रक्चर्स में हेड स्टार्ट था। डिफेक्टो पावर तो मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी के पास था। 1973 के आईन ने उसको मजीद इंस्टीट्यूशनलाइज किया, पॉलिटिकल पावर भी, और उसके बाद जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन था रिसोर्स, उन दोनों ने भी पंजाब की हेजेमनी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। नतीजतन पिछले 40 साल में क्या हुआ है कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, दैट इफेक्टिवली ट्रांसलेटेड इनटू पंजाबाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। और बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जो है उसमें पंजाब की डोमिनेंस थी। अब इन स्ट्रक्चर्स में इंडिविजुअल्स नहीं मैटर करते कि इंडिविजुअल कौन था, वो पश्तून था, सिंधी था, पंजाबी था। मैं हमेशा यही बात करता हूं, बेशक पंजाबी वजीर आजम रहे, तो आप बल्कि इसको यूं उनको समझाने के लिए हम उनको यही कहते हैं कि आप यूं करें, सेनेट को कौमी असम्बली से ज्यादा इख्तियारात दे दें, बाकी सारा निजाम यही रखें। सेनेट के इलेक्शन डायरेक्ट करे, कौमी असम्बली से इख्तियार दे दे। पंजाबी वजीर आजम हमें कबूल है, सब कबूल है। कौमी असम्बली से ज्यादा इख्तियार देने का मतलब कि वजीर आजम की इलेक्शन में नो कॉन्फिडेंस सब में सेनेट का उतना ही वोट है जितना कौमी असम्बली का। वजीर आजम सेनेट से भी हो सकता है। आप बाकी सारे मामला आप देखें, आपका पंजाबी वजीर आजम ही होगा, हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन आप देखें कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज कैसे शिफ्ट होती है टुवर्ड स्मॉलर रीजन्स। तो ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर बड़ा अहम है। फिर इंसेंटिव स्ट्रक्चर तब अहम ना होता कि चल अगर सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर्स में हेजेमनी होती, इधर तो इनफॉर्मल उसमें भी हेजेमनी है। क्योंकि मिलिट्री डोमिनेंस का मतलब है पंजाब की डोमिनेंस। और जो मिलिट्री के इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट्स है, मिलिट्री में चूंकि कॉरपोरेट एंटिटी की तरह बड़े मेजर रिवॉर्ड्स है मेंबरशिप के, आप मिलिट्री के मेंबर है, उसके बड़े पर्क्स है, ये कोई मामूली बात नहीं है। जिसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन सैंक्शन की पावर है। अगर आप मिलिट्री डिसिप्लिन टो नहीं करते, मिलिट्री के पास बड़े लिवरेज है। अभी ये जो रिटायर्ड फौजी कैसे चुप हो गए? उन्होंने अपने वो लेवरेज और वो इस्तेमाल करने शुरू किए। व्हाट दिस मीन्स इज कि अनलाइक अदर ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज ऑफ द इंटरनल हायरार्की, कोहेरेंट कमांड स्ट्रक्चर और इंसेंटिव्स, मिलिट्री में जितना जो आगे बढ़ता है उसकी एथनिक आइडेंटिटी इरेलेवेंट होती जाती है। वो मिलिट्री के लार्जर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को अडॉप्ट कर लेता है। और वो जो मिलिट्री के लार्जर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, ये असल बात है, उसको हमेशा पंजाब की अशराफिया ने सपोर्ट किया है। उधर उसके खिलाफ जो आवाजें उठी हैं वो छोटे सूबों से उठी है, उन सबको इन्होंने मिल के दबाया है, मारा है। तो ये आई थिंक वो बातें अगर कोई नहीं समझना चाहे, और इसमें आई थिंक जो असल बात है एक आम पंजाबी को डाइजेस्ट होने में, वो
डिफेंसिव हो जाते हैं, गिल्ट में आ जाते हैं कि जैसे उन्होंने मिल के कोई साजिश की थी, और वो फिर जब एनालिसिस करते हैं कि भाई मैंने तो कोई साजिश नहीं की, मुझे क्यों बुरा भला कहा जा रहा है। तो पहले तो उनको ये समझना है कि भाई आपने कोई साजिश नहीं की है, एक आम इंडिविजुअल या एक आम फर्द या उसका ये मसला हम्म। नहीं है। आप तो एक स्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं। और हाँ, पंजाब की अशराफिया का जबरदस्त किरदार इसमें है। तो आपको ये समझना है, जिस तरह मसलन मेल प्रिविलेज ले लें। अब हम्म। मेल प्रिविलेज हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि मेल प्रिविलेज सारा मैंने और आपने ही बनाया और मैं इस गिल्ट में, डिनाइल में चला जाऊं। नहीं, एक्नॉलेज करें अपना प्रिविलेज, ये माने कि मैं प्रिविलेज हूं एज ए मेल। उसमें आपने ये निजाम नहीं बनाया, ये बात ठीक है। हम्म। आप अपनी इस्तात के मुताबिक इंडिविजुअल और सिस्टेमिक लेवल पे मेल प्रिविलेज को अंडू करने के लिए क्या कर सकते हैं वो करें। जो नहीं कर सकते हैं, इसकी दूसरी मिसाल ले लें। माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में जुल्म। अब अगर हर मुसलमान माइनॉरिटीज के साथ जुल्म पे, उसको अफसोस होना चाहिए, हमें उसकी कंडेमनेशन करनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हमें से हर एक उसमें से शरीक जुर्म है। हाँ, हम शरीक जुर्म तब बनेंगे जब हम अपनी दिफा की चक्कर में डिनाइल में चले जाएं कि जी मैंने तो इन माइनॉरिटीज के साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। आप इंडिया में देखे उधर भी तो हो हम्म। रहा है, अमेरिका में देखे उधर। जब द मोमेंट यू गो इनटू दिस सेल्फ डिफेंस टेरेन, तो आप डिनाइल में चले जाते हैं, और डिनाइल में फिर लाशऊरी तौर पर आप इवेंचुअली शरीक जुर्म भी बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर किसी औरत के साथ ज्यादती हो, वो मर्द को बुरा बोले, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू हर कि यार एक औरत के साथ ज्यादती हुई है, ये एक क्राइम है, उसके जज्बात समझो, ये किस किस्म का वाकया है। अगर आपका रिस्पॉन्स है नॉट ऑल मैन, ओके नॉट ऑल मैन, हाँ, तो तो आप नहीं समझ रहे। तो उसी तरह और अगर आप बात ठेकेदार मत बनो। आप पूरे मर्दों के ठेकेदार नहीं है भाई। हो सकता है। है आपने नहीं की हो अपने किसी औरत के साथ जाती, लेकिन उसके साथ अगर हुई है, आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया कि आप तमाम मर्दों के ठेकेदार बने। हम्म। आराम से चुपचाप करके उसको सुनो, क्योंकि आपको पता है, आपको अपने प्रिविलेज से पता होना चाहिए कि ये हो सकता है। पावर एसिमेट्री इतनी है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और मेरे ख्याल से सियासतदानों ने बड़े सक्सेसफुली हमें इस तरह से बांट दिया है कि मतलब अगर आप लियाकत अली खान को क्रिटिसाइज करें तो मुझे बोला जाता है आपने मुहाजिर कौम को गाली दी है। क्यों भाई, वो एक शख्स था। और अगर आप कायदे आजम इतने पसंद है तो पढ़ ले जाकर के कायदे आजम ने क्या कुछ नहीं कहा लियाकत अली खान के बारे में। जुल्फिकार अली भुट्टो को हमने इस पॉडकास्ट में, हम हर पॉडकास्ट में उनको जलील करते हैं कि बलूचिस्तान में उसने किया। मैंने तो आज तक इस तरह रिएक्ट किया कि रफीउल्लाह आपने सिंधियों को गाली दी, नहीं भाई, वो जुल्फिकार अली आइए, भुट्टो वैसे ने किया आपके था। कमेंट्स में मैं पढ़ रहा था आपको लोग ना, तो एक दो आपके क्रिटिक्स बड़े खुश हो रहे थे कि अच्छा है ये पीपल्स पार्टी के जियाले की जो है के सामने जुल्फकार अली की वो हुई है और इसकी बोलती बंद हुई। जब मैं हैरान हो रहा था कि हमारे तो इतने ये दो तीन पॉडकास्ट में कभी भी आपने कोई उसकी ऐसी दिफा नहीं की मेरी है। पूरी वीडियो तो है, ये जो बलूचिस्तान का ऑपरेशन था उसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो है। और मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पर किसी ने इतनी हिम्मत की है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो बलूचिस्तान पे ऑपरेशन किया है उसका ना सिर्फ बार बार जिक्र हो, एक पूरी उसके ऊपर वीडियो हो। मुझे नहीं कोई और यूट्यूब पे मिला जिसने ये सारा काम किया हो। पर अब लोगों को कुछ तो लोगों का काम है और का भुट्टो साहब कहना। पे तो यहाँ तक के बहुत सारे प्रोग्रेसिव भी डंडी मारते हैं। मतलब वो जो भुट्टो साहब की प्रोग्रेसिव उसकी अपनी जगह, लेकिन ये उसके डार्क साइड्स थे। तो वो उस चक्कर में इन बातों पे जरा पर्दा डालते हैं। लेकिन आपने बड़ी दिलेरी के साथ वो बात की है। लेकिन खैर, ये तो इतनी पब्लिक है और सोशल मीडिया है, सबके पास बोलने का एक वो आ गया है, तो उसमें आप आपको एक पता है, ये जो मैं आपके साथ बातें करता हूँ, मतलब मैंने अपनी इतनी 15 साल लगाए हैं बलूचिस्तान के उसको समझने में, उसके बाद मैं ये बातें कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं कि कोई बुक रिकमेंड करें, मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ कि कोई एक बुक है नहीं भाई जो जिससे मैंने ये बातें सीखी हो। लेकिन मुझे भी सोशल मीडिया पे 10 में से कोई दो तीन लोग ऐसे होते हैं जो गालियां देते हैं कि भाई ये आपने सेल आउट है, यू आर सेल आउट, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने तो मुझे गलत बात की। मुझे लगता है कि लोग ना इस्तेमाल करने के लिए भी आपको इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अब देखिए, हमने पूरी बलूचिस्तान पे बात की, खुल के बात की। कोई ना कोई तो बोलेगा कि देखो तुमने इस वक्त पीपीपी को बुरा नहीं बोला क्योंकि सरफराज भुगती की गवर्नमेंट है जो पीपीपी का नुमाइंदा है। जाहिरी बात है, रियासत के साथ बिच कर आप बलूचिस्तान को सेक्रीफाइस करके पीपीपी वहां पे हुकूमत चला रही है। लेकिन साथ ही साथ उनको गाली देने का कोई फायदा तो नहीं है ना, क्योंकि पीपीपी को शायद खुद नहीं पता कि उनकी हुकूमत है बलूचिस्तान में। तो अगर हम दो हाँ, और घंटे की गालियां देने पॉडकास्ट वाला करते हैं। मकसद भी
नहीं, बट हम कर भी दें कि यार पीपीपी को शर्म आनी चाहिए, बलूचिस्तान में कर रहे हैं। उनको पता है कि वो बलूचिस्तान में ये कर रहे हैं। जब उनको पता ही नहीं है, तो आप उन पे तनकीद बिल्कुल बजा बनती है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट को बलूचिस्तान दे दिया, आप एक हाँ, पॉलिटिकल कवर दे रहे हैं, आप बल एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन बेड होकर बलूचिस्तान को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपकी ये सारी चीजें बजाय। पर अगर हम घंटे की पॉडकास्ट इस पे कर दें, और जो स्ट्रक्चरल मसले हैं और असल जो रियासत है, कि पीपीपी नहीं होती, पीएमएलएन होती, सरफराज मुफ्ती को वहां हाँ, पे ज्वाइन करवा देते, बाप बना देते। इनके चेहरे बदलने से तो कोई चीज नहीं बदलेगी ना। तो अगर इन्हीं को गालियां दे के सो जाना है, फोकस आप रियासत पे रखें। और क्योंकि हम वहां फोकस अच्छा, रखते हैं, और स्पेशली मैं तो बहुत ज्यादा रखता हूँ, तो लोग समझते हैं कि मैं सियासतदानों को क्लीन चिट दे रहा हूँ, या मैं नहीं जिक्र करता कि पीएमएलएन भी करप्ट है या पीपीपी भी करप्ट है। नहीं होती ये तो कोई और पार्टी होती। ये ऐसा ही है ये, सिम्टम्स ऑफ द बल्कि डिजीज है, ये डिजीज ये नहीं है। ये दिलचस्प बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको शायद पता भी ना हो, लेकिन ये मिनरल बिल में यही हुआ है। तो जब ये केपी की वजह से हमने रिसर्च शुरू की, तो हादसाती तौर पर मुझे पता चला कि ये है। कुछ और लोगों को बलूचिस्तान में पता ही नहीं किसी को कि ये पास हुआ है। मैंने फेसबुक पे डाला, और नौजवानों ने उठा उठा के, तो मेरे हाईलाइट करने की वजह से पिछले 2 दिन में तमाम जो बलूचिस्तान में अपोजिशन में पार्टीज है, उन्होंने कल तरदीद इशू की है। बिल महीना पहले पास हुआ है। तो वो एग्जैक्ट आपकी वाली बात, असेंबली में उन्होंने वोट भी दिया उसके हक में। मसलन अपोजिशन में उधर है अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलेमा इस्लाम, नेशनल पार्टी, ये सब अपोजिशन में है। और इन्होंने वोट भी दिया है बिल के हक में। कल पता चला, अब पीपल्स पार्टी और उनको तो भूल जाए, मैं तो यानी अपोजिशन के अभी ये लेवल है कि कल जब हमने ये हाईलाइट की, तो कल सब ने तरजीह देना शुरू किए। कल पता चला कि अच्छा, ये हमने इस बिल के हक में वोट दिए है। तो ये आप यही कह रहे हैं कि उनको तो पता भी नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही इन पे, हुआ है। और जो हमारी रियासत है ना, वो जानबूझकर अपने एंकर्स को, अपने टाउट्स को यही बोलती है कि आपने तोपे एक ही तरफ करनी है, ताकि अवाम की ये जहन साजी हो कि पाकिस्तान में कोई मसले नहीं है स्ट्रक्चरली भी, और हम बहुत साउंड हैं, बहुत एक हम अजीम मुल्क है। ये दो खानदान आ गए हैं। कल को मैं अगर थैनोस हूँ और चुटकी बजाऊं, और शरीफ फैमिली भी खत्म हो जाए, भुट्टो फैमिली भी खत्म हो जाए, एक मुझे बता दें पाकिस्तान में चीज ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। चौधरी फैमिली आ जाएगी, कोई और फैमिली आ जाएगी। ये लोग सिम्टम्स हैं बीमारी के, हम फोकस बीमारी पे रखते हैं, तो इसलिए शायद हमें गालियां पड़ती हैं, क्योंकि लोगों को वही लगता है कि ये सबसे बड़ी बीमारी आगे खुद ही जोड़ लेंगे लोग कि क्या जी है। बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने हमें वक्त दिया, एंड एज ऑलवेज, ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू, एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग। टेक केयर। हम पॉडकास्ट खत्म कर चुके थे, लेकिन अब हम प्लान कर रहे हैं एक बुक रिव्यू हो। तो रफी भाई, अगर हम बुक रिव्यू करना चाह रहे हैं, आप पहली बुक क्या रिकमेंड करेंगे हमारी आवाम को कि ये पढ़ें आप 1 महीना, और फिर 1 महीने बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे? रिमोटली कॉलोनियल से शुरू कर लें। नहीं, आजकल मैं कुछ और बुक पढ़ रहा हूँ, जो कि मैं समझता हूँ परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रिटन ऑन साउथ एशिया। नई किताब है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। लेकिन उसकी उतनी मुझे एकेडमिक सर्कल्स या उसमें उस तरह से एक धूमधाम नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए। वो है पैच वर्क स्टेट। ये अदनान नसीमुल्लाह की किताब है। किंग्स कॉलेज लंदन में ये प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं। और इन्होंने जो साउथ एशिया में जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की एक, ये जो इतनी डाइवर्सिटी है, ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज है, इसकी कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल रूट्स ट्रेस की है। मैं समझता हूं मैंने इस मौजू पे इससे बेहतरीन कोई किताब नहीं पढ़ी है। तो मैं एक दफा पढ़ चुका हूं, अब दूसरी दफा पढ़ रहा हूँ। थ्योरेटिकली भी वो अच्छी खासी डेंस है, इंपेरिकली भी रिच है। तो हम इंशाल्लाह अगली वो इसी पे करेंगे। आज वर्क स्टेट सब लोग पढ़ें। इस दफा जेन्युइन खुदाफिज ऑनकोर नहीं होगा। टेक केयर, खुदाफिज।